तो मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी को सादर प्रणाम कहता हूँ। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की कृपा से आज हम सब लोग एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित स्थिति में बैठ जाएँगे, क्योंकि जो गंभीर विषय है, हम नहीं चाहते कि इस पर हमारा ध्यान कहीं और जाए। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, सभी वृत्तियाँ कक्षा के विषय पर ही रहें। बातचीत हम करेंगे, वहाँ हम जुड़े रहें उस बातचीत से। तो ऐसा हम प्रयास करेंगे। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें मानसिक बल दीजिए, शारीरिक बल दीजिए, बौद्धिक बल दीजिए, जिससे कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस समाधान की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, हम उस सही निर्णय पर पहुँच सकें और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। तो ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरेतानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। हे प्रभो, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पहले मैं आज की कक्षा का जो मूल विषय है, जो आज की बातचीत का जो हमने टॉपिक लिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मामला बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस टॉपिक है। प्रमोद जी का आज मेरे पास एक संदेश आया कि वो कहने लगे कि आज क्यों ना इस विषय पर बात हो जाए कि अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का और बाकी जो राज्यों के बोर्ड हैं, उनका रिजल्ट आया है। तो उन रिजल्ट में ऐसी चीज़ें रही हैं जो बड़ी ख़राब हैं, जो बड़ी चिंताजनक हैं, जो मन को परेशान कर देने वाली चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आज की कक्षा में इस पर बात कर ली जाए। और इस पर देरी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि हम बातचीत करके कम से कम 1, 2, 3, 4 बच्चों का भी जीवन बचा सकें, या आगे आने वाले बच्चों को संभाल सकें, या पेरेंट्स को कुछ सी सीख दे सकें, या कुछ उनसे बातचीत कर सकें, जिससे हम कम से कम कुछ तो ज़िंदगियाँ बचा सकें जो पीछे चली गई हैं। तो उसी बातचीत को, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज की हमने इस चर्चा के लिए ये कक्षा रखी है। मैं पहले आज की चर्चा करूं तो आज की चर्चा की शुरुआत के लिए मैं आपके सामने पहले कुछ 2-3 घटनाएं रख देना चाहता हूं। बहुत गंभीर घटनाएं हैं। ये घटनाएं आज की हैं, ताजी बता रहा हूं, आज ही की, आज या कल की, बस कल से और आज तक की घटनाएं देखिए कितनी हैं। और पिछले 1 महीने की भी बताता हूं, क्योंकि पिछले अप्रैल महीने में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था और अब तक भी कई राज्यों के रिजल्ट और सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कल आया था। तो इन सबको जोड़ के एक बात बताता हूँ, 1-2 घटनाएं रखता हूँ आपके सामने। शायद कल ही की घटना है, आज मैंने न्यूज़ में पढ़ा उसे। एक बालक है, 12वीं की परीक्षा उसने दी। बहुत होनहार बालक, बहुत होनहार पढ़ने में। दिल्ली में रह के वो तैयारी करता था। जेईई जो होता है ना, जेईई, उसकी परीक्षा उसने बड़े धूमधाम से पास कर ली, क्लियर कर ली। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी था। जैसे ही कल उसका रिजल्ट आया, नंबर कम थे, जितना वो चाहता था उस हिसाब से नंबर कम नहीं है। शायद 1-2 विषयों में फेल भी हो गया था। उस फेलियर को झेल नहीं पाया और वहीं अपने कमरे में पंखा टंगा हुआ होता है ना, उस पे रस्सी डाल के फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। क्योंकि शायद 2 विषयों में वो बच्चा फेल था। इस कारण से मैंने बहुत सारी घटनाएं पढ़ी, तो इसलिए मैं सही आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि कौन कितने नंबरों से फेल हुआ, किसका क्या हुआ। कुछ मैंने नोट भी किए थे, तो मैं बताऊंगा आपको। एक दूसरी घटना और सुनिए। ये छत्तीसगढ़ की घटना है। देखिए, ये आपको और चौंकाने वाली घटना लगेगी। एक बिटिया ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी और वो केवल 3 अंकों से फेल हुई। केवल 3 अंकों से, मतलब 3 अंक उसके कम रह गए थे किसी विषय में, और केवल 3 अंक कम आने के कारण से उसने आत्महत्या कर ली। एक ये घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत दुखद और दिल को दहला देने वाली घटना है। इसके अलावा एक और यूपी की घटना सुनिए। यूपी में फतेहपुर एक स्थान है, वहाँ की घटना है। सेम बिल्कुल ऐसी ही घटना। ये बिटिया 10वीं की टॉपर थी। 10वीं में टॉप किया। टॉप होने की आदत होती है ना अपने लोगों को कि हाँ, पहले से टॉप करती आ रही थी, लेकिन इस बार इसने देखा
कि इस बार 12वीं में अच्छे नंबर नहीं आए, कुछ नंबरों से रह गई है, लगभग 3-4 नंबरों से टॉप करने से रह गई स्कूल में। और वो उस पीड़ा को या उस जो एक भीतर कसक थी ना, उसको झेल नहीं पाई, आत्महत्या कर ली। ये तो ऐसी कितनी ही घटनाएँ हैं, मैं आपको कितनी बताऊँ। आप इंटरनेट पे जाके देख लीजिए या आज और कल का समाचार पत्र आप उठा के देखना चाहते हैं, तो वहाँ देख लीजिए, बहुत सारी घटनाएँ हैं। कितनी तो न्यूज़ में आती भी नहीं है। कहीं किसी ने आत्महत्या कर ली, वो बातें हमारे सामने ही नहीं आई, ऐसा भी है। तो अभी पिछले महीने भी अप्रैल में शायद तेलंगाना जो राज्य है, रिजल्ट आया। केवल 48 घंटों में 7 बच्चों ने आत्महत्याएँ की हैं वहाँ पे। 48 घंटों में 7 बच्चों ने आत्महत्याएँ की, सोचिए। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो न्यूज़ में आ गई हैं, जो हमने पढ़ ली हैं, टीवी पे देख ली हैं, कितनी सारी चीज़ें हाइलाइट नहीं हो पाई हैं, ये भी तो एक बात है ना। और कितनी ऐसी चीज़ें भी हैं, कितने ऐसे उदाहरण हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, जो अभी भी डिप्रेशन जैसी स्थिति में हैं, जो उस दुःख से, उस पीड़ा से या जो वो कसक मन में रह गई, जो ग्लानि जैसी है, उससे उबर नहीं पा रहे हैं अभी भी। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ, एकदम अपने पास के उदाहरण। हमारी एक भांजी है, बहुत होनहार बिटिया है, बहुत प्यारी बच्ची है। मतलब मेरी सगी भांजी नहीं है, हमारी एक दीदी है, तो उनकी बिटिया है। वो अपना वो सीबीएसई बोर्ड में ही है। वो जब अपनी परीक्षा देने गई, तो जब वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने वाली थी, स्कूल के बाहर भीड़ लगी हुई थी, तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब घंटी बजे और कब हम परीक्षा देने के लिए भीतर जाएं। तो वो वहां पे बैठी हुई थी। अब ऐसे में बड़ा डर लगता है, पहली बार परीक्षा देने जा रहे थे, बोर्ड की 10वीं की परीक्षा थी। उसने देखा कि वहीं पास में जहां बहुत सारे बच्चों की भीड़ लगी थी, इतने में एक लड़की घबरा के बेहोश होके गिर गई। अब जब वो बेहोश होके गिर गई, अब सब लोग दौड़े उसकी ओर कि पता नहीं क्या हुआ। उसको पानी वानी पिलाया, उसको होश में लेके आए। तो उसने लड़की ने खुद बताया कि मेरे माता पिता ने मुझको टारगेट सेट किया हुआ है कि टॉपर बनना है। अगर नंबर इतने से कम आए तो घर में नहीं घुसने देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तमाम तरीके की धमकियाँ और बहुत सारी बातें कह के भेजा था उस दिन परीक्षा में। और इस बात के लिए उसको मेंटली कई महीनों से प्रिपेयर किया जा रहा था, पिछले 1 साल से, जब से वो बोर्ड की तैयारी कर रही थी। वो बेचारी उस प्रेशर को झेल नहीं पाई और बेहोश होके गिर गई वहीं पे। उसको जैसे-तैसे वहाँ के टीचर्स ने, जो स्टाफ के थे वहाँ पे, उन्होंने समझा के, बुझा के, उसको थोड़ा मोटिवेट करके उसको कहा, "बिटिया कोई बात नहीं, आप दीजिए परीक्षा, वो तो बाद की बात है, रिजल्ट-विजल्ट जो भी आएगा।" अब सोचिए, वो पिछले 10-11 महीनों का एक जो मेंटली प्रेशर है, वो इतने दिनों से जो डाली जा रही चीज़ें हैं, उसको कोई टीचर 2-4 मिनट में कैसे समझा के ठीक कर देगा? आप विचार कीजिए इस बात पे। खैर, जैसे-तैसे उसको भेज दिया। वो भीतर भी परेशान रही, बहुत परेशान। अगले दिन भी लगभग उसके साथ वैसा ही रहा। वो काँपती सी लड़की थी, जैसे काँप रही हो, जैसे कोई डर में जी रही हो। पता नहीं उसके रिजल्ट का क्या हुआ होगा, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आया उसका, क्योंकि मैं जानता नहीं उस लड़की को। अगर उसका रिजल्ट खराब आया होगा, खराब सोचिए, या जैसा उसके माता-पिता ने उसकी अपेक्षाएँ बना रखी होंगी, उससे 2-4 नंबर भी कम आए होंगे, तो माता-पिता ने कितना उसको सुनाया होगा, शायद वो झेल नहीं पाई होगी। हो सकता है जो लिस्ट आत्महत्या करने वाले बच्चों की है, उसमें उसका भी नाम चढ़ गया होगा, ऐसा हो सकता है। और एक उदाहरण बताता हूँ आपको, जिस बिटिया की मैं बात कर रहा था अभी, हमारी जो भांजी है, इसका भी कल रिजल्ट आया। मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। जब ये परीक्षा देने जा रही थी या तैयार थी परीक्षाओं के लिए, मैंने इसको सहज किया पहले, सबसे पहले, कि देखो बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना। अरे बोर्ड है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने 9th के पेपर दिए थे, जैसा आपने प्री बोर्ड के एग्जाम दिए थे, बिल्कुल वैसा ही मामला है, कुछ नया नहीं है, चिंता नहीं करनी। और रिजल्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, रिजल्ट कैसा आएगा, खराब आए, सही आए, चिंता नहीं करनी आपको। और ऐसा करके मैंने उसका वो दबाव कम किया, जो जो भयंकर दबाव उसके घर वालों की ओर से मिल रहा था। माताजी तो नहीं देती थी, लेकिन पिताजी की ओर से उसको डर था। और उस डर में पता है वो क्या गलत काम कर रही थी? एक वो ये काम कर रही थी, उसने फिजिक्स वाला एक, आप जानते होंगे, चैनल भी है, और वो पूरी अपने आप में कंपनी है। तो वो तैयारी कराते हैं बड़ी परीक्षाओं के लिए, अब तो छोटी परीक्षाओं के लिए भी तैयारियां कराने लगे। तो उसका कोई कोर्स खरीद रखा था, और एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे की कक्षाएं लेती थी बिटिया। कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। विचार कीजिए आप, 10वीं क्लास की बच्ची दिन में 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रही है।
मैं कहता हूँ आप 45 मिनट से ज़्यादा किसी एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन नहीं बना सकते अच्छे से। उसके बाद आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, आपको किसी नए विषय पे जाना होगा। और वो बिटिया क्या कर रही है, विचार कीजिए, 15-16 घंटे बहुत होते हैं। ऐसे में और भी कुछ करना है, नहाना धोना भी है, सोना भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 10वीं की परीक्षा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना प्रेशर। और कल उसका रिजल्ट आया तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन, और भी बहुत सारे लोगों की, रिश्तेदारों की। और बिटिया पढ़ने में होशियार है ही, सब टीचर्स ने भी कह रखा था कि भाई ये तो टॉप करेगी स्कूल को, ये तो वैसा कर देगी, छप्पर फाड़ देगी, आसमान और जमीन एक कर देगी, ऐसा भी तो अपेक्षाएं बना रखी है ना। पता है क्या आया हमारी बिटिया का, मतलब मैं खुल के बताऊंगा, मुझे नहीं पता अभी वो कक्षा में है नहीं, लेकिन स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 74% मार्क्स, 74% अंक, केवल इतने अंक आए। अब किसी भी सीबीएसई बोर्ड में, और वो भी इतनी होनहार बिटिया के इतने कम नंबर आना चिंताजनक स्थिति तो है। अपेक्षाएं तो सबकी होती हैं, बिटिया की तो अपने आप से और भी ज्यादा थी। बहुत सारे कारण थे कम नंबर आने के। दोष दिया इस बात को कि हो सकता है कि एग्जामिनर जो रहे होंगे उन्होंने कॉपियाँ ठीक से चेक नहीं की होंगी, भेदभाव हुआ होगा। तो एक होता है ना, कॉपी रीचेक कराने का एक ऑप्शन होता है, तो मैं तो उसे चुनूंगी, मैं कॉपी रीचेक कराऊंगी, ये भी एक मामला था। तो फिर मुझे एक बात पता चली, उसने मुझे बताया कि मामा जी मैंने बहुत कम लिखा परीक्षा में, जितना लिखना चाहिए था पॉइंट टू पॉइंट केवल उतना लिखा। जबकि बाकी लोगों का मैं देखती हूँ उन्होंने बी कॉपी तक ली, ए कॉपी पूरी भरी और बी कॉपी भी उन्होंने भरी। तो मैंने कहा ये तो छोटी सी गलती है आपकी, इस पर काम भी करना चाहिए था। बहुत लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट तो लिखना होता है, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब हमें दिखाने होते हैं, एग्जाम्पल्स या जो कुछ भी हमें शो कराना है वो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। लेकिन ज़्यादा लिखना भी मायने रखता है इसमें। टीचर आपकी एक एक लाइन को नहीं पढ़ेगा, टीचर इस चीज़ को नहीं देखेगा कि आपने पॉइंट क्या लिखे हैं, आपने तथ्य फैक्ट्स क्या लिखे हैं, होता है कई बार उसको भी। लेकिन ज़्यादातर किसी एग्जामिनर की जो नज़र होती है वो आपके प्रेजेंटेशन पे होती है, आपके उत्तर का आकार कितना बड़ा है, इस चीज पे ज्यादा फोकस है ना। और आपने ये एक छोटी सी गलती की, और बिटिया आप इस बात को स्वीकार करिए, लेकिन चिंता मत कीजिए। अब जैसा भी रिजल्ट आया है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, भाड़ में जाए। मैंने यही कहा, भाड़ में जाए। और मैंने कहा कल को आप स्कूल जाएंगे, अभी कुछ दिन स्कूल खुलेंगे, और स्कूल खुलने में होगा क्या कि बहुत सारे लोग आपको, आपके दोस्त मिलेंगे वहाँ पे, आपकी कक्षा के सहपाठी मिलेंगे। और उनके नंबर जब आपसे ज़्यादा होंगे तो वो क्या कहेंगे, हमारे तो इतने नंबर आए हैं, वो तो टॉपर है, उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, उसको ये मिला, उसको वो मिला, उसका स्कूल में नाम लिखा गया है दीवार पे। तो ऐसे में हो सकता है आपको निराशा हो जाए, परेशान हो जाए। बस मन में एक बात याद रखनी है, भाड़ में जाए। अरे कमाए कमाए, उनके ज़्यादा आए हैं तो आए हैं, अगली बार हम भी प्रयास करेंगे अगली परीक्षा के लिए। वो बिटिया सुबह से जब से रिजल्ट आया शाम तक वो बहुत दुखी थी। कल जब बात हुई तब जाके थोड़ी सहज हुई वो बच्ची। पिताजी ने बहुत डांटा। देखिए, एक और सबसे खराब चीज, पिताजी ने बहुत डांटा इस चीज के लिए, ये नंबर है, ये सब 74% अंक, ये ऐसा सबसे करके बड़ी और भी कमी बहुत है सारी जी। बात। ये हाँ ये जी, हाँ पेरेंट्स बात, की सबसे बड़ी कमी है जी। जी जी जी, हाँ रुकिए मैं बताता हूँ पूरी बात। तो अब उसको डांट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। माँ ने तो खैर कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो समझाया, वो तो बेचारी सपोर्ट कर रही थी कि कोई बात नहीं, अब खा गए तो अब वो बेचारी पहले से परेशान है, आप उसको और दुखी कर रहे हैं। अब ये जो मैं घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये जो उदाहरण बताए हैं, ये कोई बहुत रेयर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कुछ 2-4 बच्चों के उदाहरण हैं। सैकड़ों हजारों बच्चों के उदाहरण हैं, हजारों बच्चों के। हमारी अपनी भी एक बिटिया है, हमारे घर में ही रहती है, हमारी मेरी भतीजी है। उसने भी इस बार 10वीं कक्षा की परीक्षा दी, उसके 86% आए, वो उतने पर भी रो रही थी। लेकिन उसको तैयार किया हुआ था पहले से ही मैंने, क्योंकि मैं गणित तो मुझसे ही पढ़ी थी, गणित में बहुत अच्छे नंबर आए, तो उसको तो तैयार किया हुआ था। अब मैं उन चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ जिसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस पर हम बातचीत करना चाहते हैं कि इन सब के पीछे का कारण क्या है, क्यों ये बच्चों के साथ इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चे क्यों आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं। आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई विशेष कहीं पारलौकिक बातें आपसे करने आया हूँ कि कुछ नई बातें बता दूंगा, कुछ नए पॉइंट्स आपको बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप सब परिचित हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाते हैं।
अब ये जिम्मेदारी क्या केवल एक व्यक्ति की है, या केवल टीचर्स की है, या केवल पेरेंट्स की है मात्र? अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, कहीं भी हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। यदि मैं एक कक्षा का संचालन, भले ही मैं मंत्र पढ़ाता हूँ, भले ही मैं यज्ञ सिखाता हूँ, तो जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है कि मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं, कम से कम उनको ये चीज़ मिले, उनको ये चीज़ समझ में आए। यदि मैं एक पेरेंट हूँ, तो भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। यदि मैं समाज में किसी भी रूप में एक वरिष्ठ व्यक्ति हूँ, तब भी मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। यदि मैं एक टीचर हूँ, किसी भी रूप में टीचर हूँ, चाहे कहीं भी मैं पढ़ाता हूँ, तब भी मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। तो वो जिम्मेदारियाँ क्या हैं, या इन सब घटनाओं के पीछे का मूल कारण क्या है, आज मैं उस पर एक छोटी सी चर्चा बस आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन सब के पीछे यदि एक मुख्य कारण देखना हो, केवल एक, वैसे तो बहुत कारण मिल जाएंगे, लेकिन केवल एक मूल कारण ढूंढना हो, वो है डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको लेके एक बार पहले चर्चा हुई थी कक्षा में। हमारे बच्चों के पास डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, हमने दिया ही नहीं उन्हें। ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एक ऐसा सुरक्षा कवच जो बच्चों के पास होना चाहिए, जो उनको फेलियर को सहने की ताकत दे। उनमें फेलियर ये छोड़िए कि 10th या 12th क्लास का एक फेलियर आएगा, ऐसे कितने फेलियर जीवन में आएंगे, कितने रिजेक्शन मिलेंगे इन्हें, इनको इनकी स्थितियों से कितनी हटाया जाएगा, भगाया, बहुत कुछ होगा बच्चों के साथ। आप तब के लिए कितना तैयार करते हैं बच्चों को? टॉपर बनाने की आदत, हमारा बच्चा तो बहुत टॉप करता है, हमारा बच्चा तो होनहार है जी, वो बिटिया बड़ी होनहार है, वो बेटा बड़ा होनहार है, ये आदत लगा दी हमने बच्चों को। लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म अपने बच्चों को नहीं दिया, वो सुरक्षा चक्र उन बच्चों को नहीं दे पाए हम, जो उन बच्चों को बचा सकता था उस सबसे जो समाज में एक कुचक्र जैसा चल रहा है। आप वैसे तो बहुत कारण गिना सकते हैं कि देखिए, तो शिक्षा व्यवस्था की कमी है, ये तो उनकी कमी है जी, ये उनकी कमी है, वो भी कारण है, उन पर काम होना चाहिए, पर उन पर काम हम लोग नहीं कर सकते कम से कम अभी, वो सरकारों की जिम्मेदारी है, वो अलग बातें हैं। लेकिन कम से कम प्राथमिक स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? तो वो सबसे पहला चीज़ है, हम एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करें बच्चों के लिए। अब वो डिफेंस मैकेनिज्म कैसे तैयार हो, ये भी तो एक बात है ना। तो उसके लिए पहले से बच्चों को तैयार किया जाए। जब भी बच्चे किसी भी परीक्षा की तैयारी में हों, तो सबसे पहली बात बच्चों को ये सिखाई जाए कि देखिए, जिस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप जा रहे हैं, उसमें रिजल्ट दो ही आने हैं, या तो आप पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं, बस सीधी सी बात है। पास हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ताकत पूरी लगानी है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। और बाय चांस रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, इसमें ऐसी क्या बात है, फिर से प्रयास किया जाएगा। और मान लीजिए फिर से भी कोई अटेम्प्ट नहीं बचा आपके पास, कि लास्ट अटेम्प्ट था, हम दे ही नहीं पाए, कोई बात नहीं, कोई और रास्ता खोजेंगे। अरे आज का ऐसा युग है, आधुनिक युग जो है, ये जो सदी चल रही है इस समय, इस सदी में तो आज के बच्चों के पास हजारों विकल्प हैं, हजारों। पहले लोगों के पास ज़्यादा विकल्प थे नहीं, आगे बढ़ने, करियर बनाने के ज़्यादा ऑप्शन थोड़े ही थे। ले देके कि जी इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, वकील बन जाइए, बस ये कुछ रास्ते थे। आज तो इंटरनेट के ज़माने में म्यूट कीजिए। जी ठीक है। तो आज की इस इंटरनेट की दुनिया में जब सबके पास वो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप कुछ भी कहीं भी बैठ के सीख सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को, अपनी आपके भीतर कोई कलाएं हैं, कोई प्रतिभाएं हैं, कोई पोटेंशियल है, आप उसको शो करा सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं, आप उसमें अपना करियर ढूंढ सकते हैं। तो फिर इतने सारे ऑप्शन होने के बाद भी आप किसी बच्चे को केवल इसलिए क्यों तैयार कर रहे हैं कि नहीं यही क्लियर करना है तुझे, तुझे यही करना है, आईआईटी ही क्लियर करना है, नीट ही क्लियर करना है। तो वो जो डिफेंस मैकेनिज्म एक फेलियर को तैयार करने के लिए बच्चों के साथ होना चाहिए, वो दे पाने में हम नाकामयाब रहे, असफल रहे। और इसका कारण है कि बच्चे के जीवन में छोटा सा फेलियर आया, छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ा फेलियर नहीं था ये। 10वीं क्लास में यदि बच्चे के नंबर 80-90% तक आ गए, ये कौन सा फेलियर है? और बाई चांस वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो भी गया, कौन सा बड़ा फेलियर था ये? लेकिन नहीं, हमने दबाव बना के रखा हुआ है पहले से ही। हमने बच्चे को इस रूप में सहज किया ही नहीं कि अरे बच्चे कोई बात नहीं, नंबर कम आए बाहर में जाए,
कोई बात नहीं, इतने से काम चल जाएगा। हम कभी अपने उदाहरण नहीं दे पाए। आपके कितने नंबर थे 10वीं कक्षा में, अपने तो बताए नहीं, लेकिन आपके भीतर की जो कुंठाएं थी, जो आप जीवन में कभी नहीं कर पाए, ये पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप कभी जीवन में नहीं कर पाए, आप बच्चों पे थोपते हैं। आप चाहते हैं कि आपके सपनों को वो पूरा करें। क्यों करें भाई? आपकी रुचियां जो थी, जरूरी थोड़ी है वो आपके बच्चे की भी वही रुचियां होंगी। लेकिन नहीं, जो हम नहीं बन पाए, हम चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, लेकिन हम नहीं बन पाए। हम समाज की सेवा करना चाहते थे। अब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नीट क्लियर करके, एमबीबीएस क्लियर करके और वो डॉक्टर बन जाए और समाज की सेवा करे, तो मेरी आत्माओं को सुकून मिल जाएगा, ऐसा हम कहते हैं। और बच्चों को ये सुनाते रहते हैं, दिन रात थोपते रहते हैं, भीतर से सूक्ष्म रूप से उनके भीतर विचार डालते रहते हैं कि तुझे नीट ही करना है, तुझे नीट ही करना है, कुछ भी हो जाए, और तू बना है इसी के लिए, तेरे भीतर बहुत पोटेंशियल है। और उसको ये कह कह के धकेलते रहते हैं। और उसको लगता है कि यार मेरी माँ का सपना है, मेरे पापा का सपना है, ये मुझे कुछ भी करके पूरा करना है। ऐसा ही करते हैं ना ज़्यादातर। भले ही हमारे सपने भी ना हो, तब भी कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ एक ऐसा हमने फ्रेम तैयार किया हुआ है कि हम उसी में बच्चों को ढालना चाहते हैं। एक ऐसा सांचा तैयार किया हुआ है हमने कि बच्चे हमारे सांचे के हिसाब से ढल जाएं बस। बच्चा दिल्ली में तैयारी करता था, ये जिसने फांसी लगाई थी, और आप घर पे हैं, 12वीं की परीक्षा है। देखिए, उधर 12वीं की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, जेईई की तैयारी चल रही है साथ में। जेईई क्लियर किया है, 12th का रिजल्ट आया है, फेल हो गया है, झेल नहीं पाया, आत्महत्या कर ली। आप उस बच्चे से पता नहीं कितनी बात करते होंगे फोन पे करता भी होगा बच्चा, मन की बात बताना चाहता होगा या कुछ भी चीज उसके मन में होगी, आप बात ही नहीं करते होंगे। आप क्या कह के छोड़ देते होंगे, बेटा समय नहीं है, पढ़ाई करो, इतनी बातें मत किया करो मम्मी से, इतनी बातें मत किया करो घर। अच्छा अभी मत आना घर, अभी अपनी पढ़ाई करो जाके। ये चलता होगा, यही चलता है ज़्यादातर। जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं उनके साथ तो यही होता है। कितनी बार हम सहजता से बच्चों से बात करते हैं, बैठ के कितनी बारें बातें होती हैं हमारी, विचार कीजिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अपने बिजनेस में हैं, अपनी जॉब में हैं। ये केवल पिताओं की बात नहीं है, माताओं की भी है। माताएं भी इस चीज़ में संलग्न हैं। बच्चों के साथ बैठ के इन सब विषयों पर बात करने का अवसर नहीं है, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि बच्चा जीवन से अब चला गया है, हाथ से निकल गया है। अब अपने अब बनाइए करियर उसका। अब सोचिए अब कैसे बनाएंगे, अब क्या करेंगे। जो सपने तैयार किए थे, जो इतना कुछ बच्चे के लिए सोच के रखा था, जब बच्चा ही नहीं रहा आपका, अब बताइए क्या करेंगे उन सपनों का। जो कुंठाएं मन में लेके बैठे थे, जो इतने सारे स्वप्न संजोए बैठे थे, अब किससे पूरा करवाएंगे वो, जब आपका बच्चा ही नहीं रहा। और बाई चांस मान लीजिए किसी बच्चे ने पास कर भी लिया, वो पास हो गया, आप वो आत्महत्या नहीं कर पाया, उससे रोक लिया बच्चे को, लेकिन भीतर ही भीतर अब बच्चे के भीतर कुंठा है, बच्चे के भीतर वो तनाव है, वो डिप्रेशन है, वो झेल नहीं पा रहा है। कितने बच्चे तो ऐसे बैठे हैं जो अभी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि मेरा रिजल्ट तो बहुत खराब आया, मैं क्लास में कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं रिश्तेदारियों में जाऊंगा तो वहां कैसे मुंह दिखाऊंगा। ऐसे बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं। आप सोचिए, एक गांव का बच्चा है। देखिए, मैं थोड़ी तुलना करता हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं गांव और शहर के बीच की एक तुलना बता रहा हूँ। एक विचार कीजिए आप, गांव का बच्चा है, स्कूल जाता है, स्कूल उसके पास साधन नहीं है, तो रास्ते में ट्रैक्टर मिला, ट्रैक्टर पे चढ़ गया। किसी की बुग्गी जा रही थी, बैलगाड़ी, उस पे चढ़ गया। किसी से लिफ्ट मांग ली। ऐसे ट्रक जा रहा था, ट्रक के पीछे चले गए। मस्ती है जीवन में खूब। आम मिले आम तोड़ लिए, अमरूद मिले अमरूद तोड़ लिए, मस्ती करते जा रहे हैं स्कूल में। खूब पढ़े, मतलब पढ़े भी खूब, खेले भी खूब, मस्तियाँ की, बदमाशियाँ की, सब कुछ किया, मजे में रहते हैं। घर वालों की कोई टेंशन नहीं, घर वालों की ओर से कोई प्रेशर, कुछ नहीं फालतू का। ये बनना है, अरे कोई टेंशन नहीं, बन जाएंगे, देखा जाएगा, भाड़ में जाए। ये रहता है उनके जीवन में। रिजल्ट आया 10वीं में, नंबर आए 59%, 63%, ऐसे ही आते हैं ज़्यादातर, और वो खुश रहते हैं। इतने में मिठाइयाँ बंटवा देते हैं, पार्टी कर देते हैं इतने से में ही। और जैसे मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में, शहरों में, या सीबीएसई बोर्ड के गांव के भी बच्चों के किसी के 90+ मार्क्स आ जाएं, तो यही बच्चे क्या कहेंगे, यार इतने में तो हमारे जैसे 2 पास हो जाते। धूमधाम से मजे लेते हैं, उसका भी इंजॉय है उनके जीवन में।
और वहाँ क्या दबाव है सीबीएसई बोर्ड में या बाकी शहर के बच्चों में। ये 0.5 नंबर कहाँ कटे बेटा आपके, इसका जवाब चाहिए हमें। ये 1 नंबर कहाँ कटा आपका, पॉइंट्स में बातें हो रही हैं बच्चों के सामने। ये आपके साइंस में कम रह गए, आपने बहुत कम तैयारी की थी, अब इसी बात पे झड़पना शुरू, इसी बात पे गालियां शुरू। क्या इसी के लिए ट्यूशन लगाए थे तेरे, क्या इसीलिए पैसा लगाया, इतना इतनी कोचिंग दी तुझे, इतना पैसा फूका, किसके लिए कमा रहे हैं हम, किसके लिए। सबसे पहली बात हर माता पिता जो कहता है अपने बच्चे को, किसके लिए कमा रहे हैं हम, तेरे लिए तो कमा रहे हैं, और तू ये करके दिखाएगा हमें, नंबर इतने कमाए हैं तेरे। ये कह कह के कि मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, ये सब फालतू की बातें कह कह के बच्चे का जो भीतर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, हम उसको और गिरा देते हैं और गिरा देते हैं और कमजोर करते हैं। उसका मोरल बहुत डाउन किया जाता है इन सब बातों को कह के, और वो ये सोचता रहता है, हमेशा कुढ़ता रहता है कि नंबर कम आ गए तो पिताजी क्या सोचेंगे, यार मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, यही चलता रहता है हमेशा उसके मन में। हमारी जो ये बिटिया थी, इसके मन में भी तो यही था। 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करने वाली बच्ची, आप सोचिए नीट क्लियर कर देती यदि इतनी मेहनत वहां कर ले, या मैं तो कहता हूँ यूपीएससी क्लियर कर जाए इतनी पढ़ाई में। तो 15-16 घंटे की पढ़ाई तो यूपीएससी वाले भी नहीं करते, मैं तो सीधा बता रहा हूँ आपको। इतना प्रेशर कहाँ से आ रहा है ये बच्चों के ऊपर, जब आप 15-16 घंटे की पढ़ाई केवल 10वीं के लिए कर रहे हैं, तो दबाव तो है आपके ऊपर। अब ये दबाव देने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, दबाव देने वाला हमारा एक स्कूल का मैनेजमेंट है और हमारा एक घर का मैनेजमेंट है, सोसाइटी का भी मैनेजमेंट है। स्कूल का भी तो होता है ना, स्कूल में तो बहुत प्रेशर है इन चीज़ों को लेके। वहाँ जब कोई बच्चा टॉपर बनता है तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे बस यही देवता है इस संसार में, बाकी सब तो दानव ही हैं, बाकी सब तो नकारा हैं। हाँ, बिल्कुल उस तरीके से ही रखा जाता है उसको, और वहाँ उन बच्चों को सहज किया ही नहीं जाता, उन बच्चों से कभी बात की ही नहीं जाती। रिजल्ट आने से पहले बच्चों के साथ कोई सेमिनार कुछ किया ही नहीं जाता कि भाई कल को आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है या परसों को आपका रिजल्ट आएगा, आप स्कूल में आएंगे उस दिन। बताइए किसी स्कूल में ऐसा कुछ होता हो तो। जिस दिन रिजल्ट आता है सब बच्चे अपने घर पे होते हैं। आप इतने समय तक बच्चों को स्कूल में बुलाते रहे, सब कुछ आपने किया, सब चीज़ों के लिए तैयार किया, इतना पढ़ाया, इतने सब्जेक्ट आपने तैयार करवाए, लेकिन जब रिजल्ट आना था, जिस समय बच्चों को संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, उस समय आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। माता पिता, उन माता पिताओं के पास आपने छोड़ दिया जिन माता पिता ने खुद प्रेशर क्रिएट किया बच्चों के ऊपर, और आज वही माता पिता जो रिजल्ट खराब आने की वजह से अब अब बहुत गालियां सुनाने वाले हैं बच्चों को। सागर जी आप देख लिया कीजिए, इनको म्यूट कर दिया कीजिए जो अनम्यूट करते हैं ना बीच बीच में। तो देखिए टीचर्स की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती थी रिजल्ट वाले दिन की, या रिजल्ट के तुरंत आने के बाद की जिम्मेदारियां कितनी थी। बच्चों के पास जाते, बच्चों को संभालते, बच्चों से बात करते, बुलाते उन्हें या खुद जाते उनके पास, कैसे भी करते, वो आपका एक तरीका हो सकता था, आप उस पर काम कर सकते थे। आप वैसे भी तो कितने काम करते हैं, आप पूरे साल भर कितनी चीज़ें करवाते हैं स्कूल में, कितनी सारी एक्टिविटी होती हैं आपके यहाँ पे, उनके लिए भी तो आप बच्चों को बुलाते हैं, कितना पैसा खर्च करवाते हैं आप उनका। क्या एक दिन बच्चों को बुला के रिजल्ट के लिए तैयार नहीं कर सकते थे आप? या साल भर भी थोड़ी थोड़ी बातें आप बच्चों के मन में डालते रहते कि भाई बच्चों ताकत लगानी है, पूरी पूरी मेहनत करनी है आपको, हम पूरी मेहनत करेंगे आपके पीछे, आपको जितना अच्छे से अच्छा करना है आप करेंगे, लेकिन रिजल्ट खराब आ जाए तो चिंता मत कीजिएगा। मैंने इस बिटिया से एक बात कही थी कि बिटिया जिस दिन रिजल्ट आए ना, तो जितना भी सुनाए, मैं कहता हूँ तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाएं और लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए, तुरंत मेरे पास कॉल करना और जो भी मन की बात हो सबसे पहले मुझे बताना, तुरंत आ जाऊंगा एकदम से। ये कहा था मैंने उसे। ऐसा कभी माता पिता सहज कर पाए, ऐसा कोई टीचर कभी सहज कर पाता है कभी अपने बच्चों को? विचार कीजिए। तो जितनी दुर्घटनाएं रही हैं उनके पीछे का एक और केवल मूल कारण, सबसे मुख्य कारण है डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हुआ ही नहीं बच्चों का, होने नहीं दिया हमने। डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने की बात तो बहुत दूर की है, उसकी जितनी धज्जियां उड़ानी थी वो उड़ाई हैं हमने। बचपन से एक प्रेशर है, बचपन से, ये 10वीं कक्षा की बात नहीं है,
मामला केवल 10वीं या 12वीं के रिजल्ट का थोड़ी है। ये तो अब उसका एकदम समझिए चरम स्तर आया है अब, जब बच्चे के पास कुछ बचा ही नहीं। ये चीजें तो उसके साथ पहले भी हो रही थी, पिछली कक्षाओं में भी। बस वो कदम नहीं उठा पाया जहां वो जीवन को समाप्त कर लेता। वो कदम उठाया नहीं उसने पिछली कक्षाओं में, 9वीं में, 8वीं कक्षा में। नहीं तो बचपन से तैयार नहीं हो रही थी क्या ये चीजें? क्लास में टॉप आना है बेटा। ये तो आजकल तो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास से ही शुरू हो जाती हैं। बेटे आप वो टॉपर कैसे बन गया? पिछली बार तो आप टॉपर थे। ये आपके फिर वही 0.5 वाला मामला होता है। पता नहीं 0.5 नंबर को लेके कितनी समस्याएं हैं माता पिता को बच्चों से। कई स्कूलों में तो मैंने ऐसा देखा है कि यदि किसी बच्चे के नंबर कम आ गए, स्कूल में सामने खड़ा किया जाएगा उसे। हमारे साथ खुद हुआ था बचपन में, मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर कम आए, सामने खड़ा किया, पिटाई हुई, टेबल पे खड़ा किया सबके सामने। पैरों में कमची होती थी ना, छोटी सी डंडी होती थी पतली, वो बजती थी पैरों में, ऐसे करते थे। मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ, एक इसी से जोड़ के। एक लड़का था, शायद जब हम उस समय 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, तो वो हमसे बहुत नीचे था, शायद 3री 4थी कक्षा में पढ़ता होगा। वो बच्चा कभी पढ़ ही नहीं पाया, कभी किसी सब्जेक्ट में वो पास ही नहीं हुआ। उसके माता पिता ने, पता है बच्चों को, अध्यापकों को क्या कह के भेजा कि आचार्य जी आप इसे ले जाइए। हम शिशु मंदिर में पढ़े थे तो वहाँ आचार्य जी ही बोलते थे। तो वहाँ कहा आचार्य जी इसे ले जाइए और हड्डियां हड्डियां हमें दे देना और वो खाल खाल उतार लेना, ऐसा कुछ डायलॉग चलता था ना उस समय पहले। तो ये डायलॉग मार के और उन्होंने बच्चे को सौंप दिया स्कूल में। बच्चा हर दिन आता, खूब प्रयास करता पढ़ने का, खूब ताकत लगा ली पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ पाया। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्कूल में क्या होता था। चलिए दंड दिया जाना चाहिए, वो एक व्यवस्था थी पहले दंड देने की, उसका भी एक अपना तरीका है। उसके दोनों पैर बांधे जाते थे, हाथ बांधे जाते थे, और पास में ही किसी की समाधि जैसी बनी हुई थी, किसी का एक स्मारक जैसा बना हुआ होता ना, उसमें सरिये लटके हुए थे, तो उन सरियों के पास से लटकाते थे। सरियों पे नहीं कह रहा हूँ कभी आप गलत समझ लें, सरियों से लटकाते थे। पास में एक पेड़ था, कभी उस पे लटकाते थे। और उसके मतलब ऊपर को लटक जाता था तो उसका जो पीछे का हिस्सा होता था, कमर का हिस्सा, वो नीचे की ओर लटका होता था। और उस पर तब तक बजाते थे जब तक वो बेहोशी जैसी स्थिति में नहीं हो जाता था। इतनी मार बजाते थे उस बच्चे पे। मुर्गा बना के, उसको कहते थे मुर्गा बनाओ, और कई सौ मीटर का हमारा ग्राउंड था, उस ग्राउंड के चक्कर लगवाते थे, 2 चक्कर लगाने, 3 चक्कर लगाने हैं मुर्गा बन के। ये डिफेंस मैकेनिज्म दिया हमारे टीचर्स ने। सोचिए, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पा रहा है, प्रयास कर रहा है, आपने प्रयास किया, आपने कारण जानने का जरा भी प्रयास किया, काम कमी कहाँ रह रही है बच्चों के साथ? क्यों नहीं सीख पा रहा है वो? अरे नहीं पढ़ पा रहा है, शायद कुछ और होगा उसको, उसके पास शायद कुछ और प्रतिभा रही होगी, पोटेंशियल कुछ और रहा होगा, कुछ और चीज होगी जिस पर वो बहुत बेहतर काम कर सकता है। उस पर आपने बात की कभी बच्चे से या माता पिता से? नहीं, क्योंकि दिमाग में एक बात घुसी हुई है कि पढ़ेगा तभी कुछ बनेगा। ये भी तो एक समस्या है ना समाज की। पढ़ाई निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, सामान्य पढ़ाई तो कम से कम आनी चाहिए। यदि व्यक्ति कुछ और भी करना चाहता है तो पढ़ाई के अलावा, मैं ये वो कह रहा हूँ, पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन केवल पढ़ेगा, भले ही रुचि है या नहीं है, और ऐसे ऐसे विषयों को पढ़ना पड़ रहा है जिनमें उसकी रुचि नहीं है। सोचिए, गणित को लेके बहुत हुआ है हमारे यहाँ पे, बचपन से ही गणित को लेके हुआ बनाया जाता है ना। तेरे इतने ट्यूशन लगवाए गणित के, बेकार ही रहे वो सब। अरे इससे बढ़िया तो तेरे हिंदी में ही आ गए, इससे बढ़िया तो तेरे अंग्रेजी में ही आ गए। गणित को लेके इतना प्रेशर डाला जाता है, इतना प्रेशर डाला जाता है, जबकि वो सब्जेक्ट है ही नहीं वैसा। आपने कभी टीचर से जाके बात की कि भाई गणित को लेके बच्चों में इतना हवा क्यों है? जबकि कुछ भी नहीं है, हिंदी से बड़ा सब्जेक्ट में मानता ही नहीं। मतलब ऐसा, मैं तो इतना समझता हूँ जैसा हिंदी है वैसा ही गणित है। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब मैं खुद गणित में कई बार फेल रहा, जबकि मैं गणित में खूब डरता था मैं। और आज गणित को जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे मजे लेते हैं गणित के साथ, ऐसा आनंद आता है। तो देखिए ये चीजें स्कूल लेवल से, अब ये बात केवल ये जो आधुनिक विद्यालय हैं जिनको हम कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, इनकी ही समस्या नहीं है। ये समस्या हमारे विद्या मंदिरों की भी है, शिशु मंदिरों की भी है।
गुरुकुलों में भी ये होने लगा है, थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। कंपटीशन इतना भारी, कंपटीशन इतना भयानक कंपटीशन, उसमें दौड़ने की जिद, टॉपर बनने की जिद कहाँ लेके जा रही है, बच्चे झेल नहीं पाते उस फेलियर को और फिर जीवन समाप्त कर देते हैं। तो सबसे पहला काम जो अपने लोगों को करना है, विशेषकर पेरेंट्स को सबसे पहले करना है। बाकी तो कक्षा में आज हमारे जितने यदि कोई टीचर हो तो टीचर भी करें इस काम को, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी मुख्य रूप से है। या जो कभी भविष्य में पेरेंट बनेंगे या पेरेंट्स बनेंगे, उनकी भी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आप अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कीजिए। फेलियर को सहने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए उनको कुछ बताइए, बातें कीजिए। कोई बात नहीं, जैसे मैं हमेशा एक बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ मैं तो हमेशा इस विषय पे भी, कल को आपका बच्चा मान लीजिए बड़ा होके जाएगा, किसी से प्रेम हो जाए, उसको लड़का है किसी लड़की से प्रेम हो जाए, और वहां जैसे लड़के को लड़की पसंद आ गई, कोई उसने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, वो लड़की उससे कह दे, मुंह देखा है कभी अपना, शीशा देखा है कभी, पहले शीशा देख के आओ तब बात करना। मतलब वो बेचारा बड़े प्यार से गया था बात करने के लिए, दोस्ती के लिए, ऐसी सामान्य दोस्ती करने के लिए, लेकिन रिजेक्शन, एक बार में रिजेक्शन। मुंह देखा है अपना, बंदर जैसी शक्ल लेके यहाँ आया है, औकात है तेरी मुझसे दोस्ती करने की, रिजेक्शन मिला पहला। ये वो बच्चा है जो हाथों पे रखा गया था। ये बच्चा 10वीं 12वीं कक्षा तक ये बहुत अच्छे से पाला गया था। पैम्पर्ड चाइल्ड बोलते हैं ना जिसको, पैम्पर्ड चाइल्ड, लाड़ प्यार से पला हुआ बच्चा। जीवन में कभी फेलियर नहीं देखा था, रिजेक्शन नहीं देखा था। पहली बार किसी ने रिजेक्शन किया, और जब उसको पूरी क्लास के सामने रिजेक्शन मिला, पूरे स्कूल के या पूरे कॉलेज के सामने, पूरे स्टाफ के सामने जब रिजेक्ट किया गया, झेल नहीं पाया। और फिर या तो तेजाब की बोतल उठाता है ऐसा बालक कि जब मेरे चेहरे को तू पसंद नहीं कर पाई तो तू भी कैसे सुंदर रह जाएगी। तो फिर या तो तेजाब की बोतल उठाता है या फिर खुद के लिए फांसी का फंदा तैयार करके रखता है। इसके लिए हमारे माता पिता कितना तैयार करते हैं बच्चों को, विचार कीजिए। इसके लिए भी तो तैयार करें कि भाई आपकी दोस्ती हो सकती है किसी से। पहली बात तो दोस्ती वोस्ती के चक्कर में पड़ना मत, पहली सीख तो यही होनी चाहिए कि अपोजिट जेंडर का कोई भी व्यक्ति सामान्य बातचीत कीजिए, नोट्स की जरूरत है, किसी से बात करनी है कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा दोस्ती वोस्ती प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ना मत। लेकिन बाई चांस, भाई हॉर्मोन्स का भी तो एक मामला है ना, आप उसको थोड़ी बदल देंगे, एक आयु का भी मामला है, उसको कैसे चेंज कर लेंगे। बच्चा अट्रैक्शन की ओर कई बार चला जाता है, चला गया है, वहाँ भी बच्चों को पहले से समझा के रखिए कि कोई बात नहीं, अरे होगा, ये भी हो सकता है, आके बता देना बस एक बार मुझे। ऐसे प्रेम से कभी बात करते हैं आप? एक बार बच्चे से ऐसे प्यार से बात कीजिए, आपको सारी बातें आके बताएगा वो, अपना जो भी उसका अफेयर होगा या किसी के प्रति अट्रैक्शन होगा, कुछ भी होगा, वो बताएगा आपको। कितने बच्चे तो रिजल्ट बताने से घबराते हैं अपना, पापा को रिजल्ट पता चल गया तो पता नहीं क्या ही करेंगे। मम्मी को तो बता देता, क्योंकि मम्मियों इस मामले में अलग मामला रहता है। अनकंडीशनल रिलेशन की बात की थी ना, तो वैसा रहता है मामला, वो बिना कंडीशन के प्यार करती है माँ। पिताओं का तो कंडीशनल होता है ज्यादातर। तो सबसे पहला काम इस चीज के लिए भी तैयार करना है, एक तो रिजेक्शन के लिए और एक फेलियर के लिए। जीवन में कितने फेलियर आएंगे। तो जैसे ये बिटिया थी ना, अब जब ये कल बहुत दुखी थी, बात करके भी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मैंने इसको एक उदाहरण दिया, देखिए ध्यान से सुनेंगे। आज मैं आपको भी बताता हूँ, मैंने खुद कितने सारे कंपटीशन थे जिनकी परीक्षाएं दी। मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी, यूपीएससी के अटेम्प्ट 3 दिए थे, यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट भी मैंने दिए, खूब धूमधाम से दिए। बीच में कुछ ऐसी समस्या आ गई कि पढ़ाई फिर छोड़नी ही पड़ी। एसएससी सीजीएल के सीएचएसएल के कई अटेम्प्ट दिए और वहाँ मैं भी फेलियर था। कई स्थानों पे और भी फेलियर था। मैं 10th क्लास में मैं भी फेलियर था, मैं खुद फेल था 10th क्लास में, मैथमेटिक्स में ही। ये भी एक मज़ेदार बात है। मैंने बिटिया को यही उदाहरण बताए, मैंने कहा बताइए मेरे जीवन में इतने सारे फेलियर रहे, 10-12 बार मैं कितनी सारी परीक्षाओं में फेल रहा, आज तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया मैंने तो सीधा बताया। अब मुझे बताइए बिटिया, यदि मैं इतना निराश हो जाता, मैं इतना दुखी हो जाता, मैं आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता, मैं तो कितनी सारी आत्महत्याएं कर लेता। मैंने थोड़ा मजाक में कहा उससे कि ताकि वो सहज हो जाए। मैंने कहा यदि हर बार फेलियर पे मुझे आत्महत्या का विचार आता, या मुझे हर बार गिल्टी फील होता, या हर बार ऐसी स्थिति होती कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं है,
तो मैं तो कितने जन्म लेके कितनी बार मर गया होता अब तक, लेकिन धूमधाम से खड़ा हुआ हूँ अभी भी, धूमधाम से अपना जीवन अच्छे से आगे बढ़ा रहा हूँ, अपने स्वधर्म पर काम कर पा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात ये है। एक दूसरी चीज़ और जो करने की है बच्चों के साथ, वो ये है कि बच्चों को ये भी सिखाया जाए कि ये ही रास्ता नहीं है। ये जो आपके लिए निर्धारित किया गया है, जो आपके टीचर्स ने किया है, जो हम भी कर रहे हैं, या माँ इस काम को कर सकती हैं कि बेटा जो तेरे पापा ने तुझको बता रखा है ना कि आईआईटी ही क्लियर करना है, कोई बात नहीं, तैयारी कर तू आईआईटी के लिए, खूब धूमधाम से परीक्षा दे बढ़िया से, मैं भी तेरा साथ दूंगी, पिताजी तो कर ही रहे हैं तेरे लिए। लेकिन बाई चांस नहीं होता है ना, हजार रास्ते हैं, ये भी तो सिखाया जाए बच्चे को। ये काम माँ कर सकती हैं, अगर माँ ने प्रेशर बना रखा है तो ये काम पिता करे, अगर ये दोनों ने बना रखा है तो कोई बाहर का चाचा ताऊ कोई तो हो सकता है, मामा हो सकता है, किसी कोई भी हो। आवाज गई। छोटी चीजें ले लें, 10th का नहीं हो पाया कोई बात नहीं, 11th तो आएगी, उसमें बढ़िया कीजिए, 11th में भी नहीं हो पाया 12th में बढ़िया कीजिए, 12th में नहीं हो पाया ग्रेजुएशन में अच्छा कीजिए, उसमें भी नहीं हो पाया तो कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मनोज कुमार शर्मा जी जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, 12th में फेल हो गए थे और कितने बुरी तरीके से फेल हुए, फिर आगे यूपीएससी के एग्जाम दिए और धूमधाम से आईपीएस ऑफिसर बने। आज देखिए कितनी साख है उनकी, कितना नाम है। आप सब लोगों ने उनकी कहानी पढ़ी सुनी देखी होगी, मूवी भी बनी उनके ऊपर। तो कोई व्यक्ति फेल हो गया 12वीं कक्षा में, वो मर जाता तो हमारे देश एक ऐसे अच्छे ईमानदार आईपीएस ऑफिसर से वंचित रह जाता, सच में। लेकिन उस व्यक्ति ने वो रास्ता ना चुन के आगे और परिश्रम करने का रास्ता चुना, और जरूरी थोड़ी है, हो सकता है वो व्यक्ति आईपीएस ना बनता। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी, जब उनसे पूछा गया कि यदि उनका लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का, कि यदि आप ये क्लियर ना कर पाए तो फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा सर बहुत रास्ते हैं, कुछ और कर लेंगे, देखेंगे, भाई जीवन तो चलाना ही है ना, उधर चले जाएंगे। उन्होंने शायद कुछ बताया था कोई विकल्प, मुझे ध्यान नहीं वो क्या बताया था, लेकिन उनके दिमाग में एक करियर ऑप्शन था, उनके पास एक रास्ता और भी था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं वो कर लूंगा जी, सीधी बात है। लेकिन नहीं, हमने दीवारों पर कुछ ऐसी चीजें टांग रखी हैं, यूपीएससी टारगेट, यूपीएससी ओनली, टारगेट आईआईटी ओनली, उनके साथ ओनली शब्द लगा लिया ना, तो बस अब इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है जीवन में, इसके अलावा कहीं और देखना भी नहीं है जीवन में। अगर ये क्लियर नहीं हो पाया, नीट नहीं हो पाया, जेई नहीं हो पाया, या पुलिस का एग्जाम नहीं हो पाया, बैंक का क्लियर नहीं कर पाई, तो बस अब कुछ बचा ही नहीं, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये भी तो एक समस्या है ना। तो वो ओनली शब्द जो है उसको हटा के एक करियर ऑप्शन जरूर आप अपने बच्चों के जीवन में रखें, पहले से बना के रखें कि ये नहीं हो पाएगा, एक और बना के रखिए इधर से, ये नहीं हो पाएगा तो फिर इसमें ट्राई कर लेंगे, ये भी नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं और देख लेंगे, अरे रास्ते बहुत हैं, हजार रास्ते हैं, और अपना काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी परीक्षा की तैयारी के लिए गए थे, नहीं हो पाया, कोई अपना काम शुरू करेंगे, वो नहीं हो पाएगा फिर कोई और ट्राई करेंगे। ऐसे कितने हजारों उदाहरण हैं जब लोगों ने कितने सारे प्रयोग किए अपने बिजनेस के, नहीं हो पाए सफल, फिर किसी और चीज में जाके ही सफल हुए वो। हर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरियों में थोड़ी जाता है, हर कोई व्यक्ति 12th में टॉपर ही थोड़ी होता है, कितने सारे फेलियर भी होते हैं लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा काम करते हैं वो। ये अपने लोगों को करना है। तो जो बात मैं मुख्य बताने वाला था वो ये भी है कि ये जिम्मेदारी अब केवल माता पिता की भी नहीं है, टीचर्स की भी नहीं है। हमारी कक्षा में यदि कोई व्यक्ति छोटा भी है, मान लीजिए 22 साल की बिटिया मीरा है, ये जिम्मेदारी उनकी भी है। उनकी कोई सहेली हो सकती हैं, उनके कोई मामा के या बुआ के भाई हो सकते हैं, यानी उनके बेटे, या कोई भी रिश्तेदारियों में कोई ऐसा बालक हो सकता है जो 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उनसे जाके बात करें, उनके साथ दर्द बांटें। कई बार ऐसा बच्चे को डर होता है कि यार मैं किसको बताऊं अपने मन की बात, नहीं बता पा रहा हूं मैं, कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस परीक्षा को पास, नहीं हो पाएगा, या नहीं बन पाऊंगा मैं टॉपर, कोई तो हो जो मेरी बात सुन ले। और कोई एक ऐसा कंधा मिल जाता है, एक ऐसी स्थिति मिल जाती है कि जहाँ जाके वो अपने मन के भावों को निकाल लेता है, रिलीज कर लेता है, ऐसे में वो सामान्य हो जाता है, फिर वो दबाव नहीं रहता उसके ऊपर। ऐसा खूब देखा जाता है।
तो ये भी काम करना है। आप ये मत मानिए कि अरे हमारे तो कोई बच्चे थोड़ी हैं, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, या अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी तो 2-3 साल के बच्चे हैं, तो हम क्यों इस बात पे ध्यान दें। जिम्मेदारी सबकी है। यदि समाज में से एक भी व्यक्ति जाता है ना, तो धिक्कार है हमारे बड़ा होने पर, हमारा पढ़ा लिखा होने पर, धिक्कार है हमारा वरिष्ठ होने पर, धिक्कार है हमें अपना ये कहने पर कि हम तो सभ्य समाज के हिस्सा हैं, हम तो मनुष्य हैं। इस बात पे भी धिक्कार है फिर, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी भी उतनी ही बनती है। हाँ, जिन माता पिता की थी उनकी तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, लेकिन समाज का हर व्यक्ति फिर इसके लिए जिम्मेदार होता है। और जिनकी घटनाएं हम अभी आपके सामने रख रहे थे, जो उदाहरण हमने आपके सामने अभी रखे, जिन बच्चों के जिन्होंने आत्महत्याएं की या जो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में हैं, हल्के में ना लें। कल को हमारा बच्चा इनकी जगह हो सकता है, ये भी सोच लें। तो ऐसी नौबत हमारे घरों में ना आए, औरों के घरों में ना आए, हमारे समाज में ना आए, इसके लिए भाई किसी को तो खड़ा होना ही होगा। कोई तो काम करे इस चीज़ पे। अब देखिए भाई, हमारी उतनी ताकत है नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी उतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बात को समाज में व्यापक स्तर पे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकूं। तो कक्षा में भी जितने लगभग 43 लोग हैं, 43 लोगों तक मेरी बात जाए, और इन 43 लोगों में कोई एक या दो व्यक्ति भी ऐसे हों जो अपने बच्चे से आज ही जाके बात कर लें। यदि हमारी कक्षा में कोई ऐसे हैं जिनका बच्चा इस समय परेशान हो रिजल्ट के बाद से, या कोई भी ऐसा हो कि जिसका रिजल्ट आगे आने वाला हो, किसी का बच्चा 10वीं या 12वीं की तैयारी कर रहा हो, आगे अगले साल उसका रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से आएगा, तो वो बात करे। या हमारी कक्षा में कोई टीचर बैठे हों या हो सकता है हमारी कक्षा में इस समय कोई प्रिंसिपल हों, तो वो ऐसी व्यवस्था अपने स्कूल में बनाएं कि एक सेमिनार रखें, साल में 1-2 बार ऐसी सेमिनार आयोजित करें। और विशेषकर ये सेमिनार तब हो जब रिजल्ट आने वाला हो, उससे ठीक 1, 2, 3, 4, 5 दिन पहले बच्चों के साथ खूब पार्टी की जाए। पहले पार्टी हो बच्चों के साथ जम के, कि यार रिजल्ट जो भी आएगा, पास आए फेल आए, पहले मजे ले लिए जाए, पहले खुल के जी लिया जाए, और फिर धूमधाम से जो रिजल्ट आएगा सब लोग उस पर काम करेंगे, और कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। ये चीज़ें वहाँ शेयर होनी चाहिए। जो टॉपर बनेंगे, भावी टॉपर हैं, उनको भी ये बताया जाए कि कल को आप टॉपर बन जाएं तो ये जो आपके छोटे भाई हैं, जो नहीं बन पाए टॉपर, जो फेल हो गए हैं या जिनके नंबर कम आए आपसे, आप इनको परेशान नहीं करेंगे, आप इनको नीचा नहीं दिखाएंगे। ये बातें क्यों ना उस दिन स्कूल में हो जाएं। बताइए, कोई स्कूल ऐसी पहल करता हो तो? यदि करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं करते तो अपने लोगों को करना चाहिए। और देखिए, हमारे जितने भी इस समय लोग हैं, यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, आप इस बात को जाके अपने प्रिंसिपल से साझा कर सकते हैं। अपने प्रिंसिपल मतलब अपने बच्चों के प्रिंसिपल से, कि सर ऐसा कुछ मामला हो सकता है क्या स्कूल में? क्या ऐसा भी हम कोई व्यवस्था बना सकते हैं कि एक सेमिनार आयोजित हो जाए, साल में 1-2 बार 3 बार कुछ हो तो ऐसा करें। या देखिए, जैसे वेदिका बहन है अभी कक्षा में हमारी, है ना, वो संस्कृत पढ़ाती हैं, 30, 40, 50 बच्चे होंगे कक्षा में। इस बात को थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके अपनी कक्षा में डालती रहें बच्चों को। ये तो हर टीचर की जिम्मेदारी है, केवल प्रिंसिपल की थोड़ी है, केवल एक सेमिनार की जिम्मेदारी थोड़ी है। ये तो प्रतिदिन का काम है, प्रतिदिन करें इस काम को। जैसे मैं अपना बताता हूँ, रात को ऑनलाइन कक्षा में हमसे बच्चे पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, और खूब धूमधाम से पढ़ते हैं, मजे में, कोई बिना किसी प्रेशर के। गणित वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे सामान्य रूप से कुछ खेल रहे हों। जैसे क्रिकेट में किसी को मजा आता है ना, वैसे ही गणित में मजा आता है बच्चों को पढ़ने में। मैं ये महसूस करता हूँ, खुद बच्चे भी बताते हैं। और ये बात मैं उनसे हर दिन कहता रहता हूँ कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। और जीवन में एक सिद्धांत याद रखिए, ताकत लगाएंगे पूरी, मेहनत करेंगे पूरी, जितना सामर्थ्य है पूरा झोंक देंगे, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो एक लाइन याद रखिए, बस एक लाइन याद। कौन सी? भाड़ में जाए। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, भाड़ में जाए। बस ये भाड़ में जाए वाला जो शब्द है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेट गो नाम का एक शब्द चलता है आजकल। भाड़ में जाए, देखेंगे, अरे देखा जाएगा। ऐसे करके जब ये आ जाएगा ना हमारे जीवन में, तो देखिए बच्चे कितने सहज हो जाएंगे, कितने सरल हो जाएंगे, मुखर हो जाएंगे, खिल उठेंगे, वो कभी कोई चिंता ही नहीं रहेगी। इस रूप में सहज करना है बच्चों को। कल को अच्छा रिजल्ट आएगा यार, मजे लेंगे, अरे थोड़े बहुत नंबर कम भी आ गए कोई बात नहीं, आनंद उठाएंगे इस चीज़ का भी। और देखिए, एक बालक है हमारी रिश्तेदारी में, मेरे
परिचय में है एक बालक, वो ज़्यादा पढ़ता नहीं, इधर उधर के कामों में ही ज़्यादा रहता है, वो खेल कूद में या आप समझ गए होंगे बाहर की शैतानियों वगैरह में ही रहता है ज़्यादातर। और खूब बढ़िया नंबर आए उसके, सब लोग उसे यही कहते थे, यार ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये तो सब इधर उधर ही रहता था, ये घूमने फिरने में, कभी बाइक पे घूम रहा, कभी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, ऐसा ही था। और वो खूब पढ़ी थी, वो खूब पढ़ा था, 12-12 13-13 घंटे पढ़ा था, और उसके नंबर देख लो और इसके देख लो, लगभग बराबर हैं। तो सबसे पहली चीज़ और जो बच्चों को सिखानी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कि आपको 15-15 16 घंटे लगाने हैं एक दिन में पढ़ने के लिए, इतना नहीं पढ़ना होता, फालतू की बात है सब। 10वीं 12वीं के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। क्या करना है फिर, स्मार्ट पढ़ाई होनी चाहिए, कम पढ़े बेहतर पढ़े। बालक 15 घंटे बैठा हुआ है लगातार डिजिटल बोर्ड के सामने, स्क्रीन के सामने, और ऐसे में हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना चला गया भीतर, कितना बचा हुआ है, माइंड में कितना स्टोर कर लिया, चित्त में कितनी सारी चीजें स्थापित कर ली हैं, बच्चे को समझ ही नहीं है इस चीज की। और जब वो परीक्षा में जाता है, प्रश्न आए, अब समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मैनेजमेंट है ही नहीं मन का, चित्त का वैसा मैनेजमेंट बनाया ही नहीं कि सब चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में रख सके। वहाँ जाके फिर भूलता है ऐसा बच्चा, कि याद तो बहुत था, वहाँ जाके भूल गए। क्यों? क्योंकि एक दिन में 15 घंटे की पढ़ाई की थी, और 15 घंटे की पढ़ाई में जिन चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना था, नहीं कर पाए। तो बच्चों को स्मार्ट पढ़ाई भी करनी सिखानी है। साथ में एक चीज़ और जो करानी है, वो भी ध्यान से सुनिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। एक कमरे का हिस्सा मत बनने दीजिए बच्चों को। शहरों की बड़ी समस्या है, बहुत खतरनाक समस्या है। हमने बच्चों को एक कमरे में कैद कर रखा है, ये ना तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारा स्टडी रूम है। अच्छा है, स्टडी रूम बिल्कुल होना भी चाहिए, कि उनको एकांत मिले पढ़ने के लिए, वो उन सब चीज़ों से बचें कि जहाँ वो चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको व्यवधान लाती हैं, बचाना चाहिए। लेकिन अब उसी का हिस्सा होके रह जाएं, इससे बाहर नहीं निकलना है। अगर बाहर निकलते देख लिया, टांगे तोड़ दूंगा, ये जो एटीट्यूड है माता पिता का, इससे बचना है। एक कमरे का जीवन बहुत भयानक जीवन होता है। उस एक कमरे के जीवन में बच्चा न केवल डिप्रेशन की सिचुएशन में भी होता है, बल्कि बहुत सारे कुकर्म और बहुत सारी और गलत चीज़ों में प्रवृत्त होने के लिए तैयार होता है। क्योंकि वो जो स्टडी रूम है, उसमें इंटरनेट है, उसमें कंप्यूटर है, उसमें बच्चे के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में क्या क्या है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप उस एक कमरे में होने वाली प्रत्येक गतिविधि के साक्षी नहीं बन सकते। आप सब कुछ नहीं समझ सकते कि बच्चा एक कमरे में क्या कर रहा है, क्या क्या देख रहा है। आप उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे ना, यूट्यूब हिस्ट्री, गूगल हिस्ट्री करके देख लीजिए। बच्चे स्मार्ट हैं आपसे ज़्यादा, बच्चों को सब पता है, उनके पास आपसे बड़ा मैकेनिज्म है इस चीज़ का। उनके पास वो सब तरीके उन्होंने ईजाद किए हुए हैं कि मेरे मम्मी पापा कल को मेरी हिस्ट्री चेक करेंगे या सीसीटीवी कैमरा भी चेक करेंगे ना, उन्होंने उसके लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम तैयार किया हुआ है। बच्चों ने स्मार्ट हैं हमसे भी ज़्यादा। तो बच्चों को एक कमरे का हिस्सा बनने से रोकना है। तो फिर क्या करना है, धूमधाम से पढ़िए, 5-6-7 घंटे जितना पढ़ना है पढ़िए, जम के पढ़िए। लेकिन उसके बाद आपको पूरे दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे खेलना भी है। फिजिकल एक्टिविटी ये जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं बच्चों का। अगर शहरों में है तो फिर आपको आपके आसपास कोई पार्क हो सकता है, पार्क नहीं हो तो जैसी भी व्यवस्था हो, घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, वो भी नहीं है तो इतना बड़ा घर तो कम से कम होगा जहां आप बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल सकें। वो खेल नहीं, वो लूडो वाला या वो कैरम बोर्ड वगैरह ऐसा खेल की बात नहीं कर रहा, उसमें तो और परेशानियां हैं, उसमें तो और कई चीज़ें उलझती हैं। फिर बच्चों के साथ खेलिए, वो भी, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे खेल खिलाने हैं बच्चों को जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, जिसमें उनके वो हार्मोन्स रिलीज हों जो बच्चे को प्रेरित करें भीतर से, जो बच्चे को और खुश करें, जो उसके ऊपर से वो मेंटल प्रेशर को दूर करें जो बन गया है पिछले दिनों में। ये कर सकते हैं। और गांव के बच्चों के लिए तो ये आवश्यक है ही नहीं, उनके पास तो 1000 ऑप्शन है, 1000 खेलने कूदने के, इधर उधर जाने के। किसी ने घर के बाहर से आज मार दी, चल रहे हो भाई अमरूद तोड़ने चल रहे हैं, गन्ने खाने चल रहे हैं खेत में, तो उनका एक, अगर किसी के खेत में से वो गन्ने तोड़ने चले गए, अपने खेत में घूमने चले गए, केवल चारा लेने चले गए, मात्र 1 घंटे की जो उनकी यात्रा रही खेत तक की, आने जाने की, या कहीं भी आने जाने की, पड़ोस के गांव तक
लग जाने की या किसी की चोरी करने की, इतना ही मान लीजिए। हालांकि चोरी करना बुरी बात है, मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी प्रक्रिया में उन बच्चों ने अपने वो हॉर्मोन्स सक्रिय कर लिए जो उनको उस प्रेशर से दूर करते हैं, जो डिप्रेशन बनने का कारण बनता है कई बार। इतना वो कर लेते हैं गांव के बच्चे अपने आप, हालांकि पता नहीं होता उनको, ये रसायन शास्त्र उनको पता नहीं है कि रसायन किस लेवल पे जाके काम करते हैं, लेकिन इस काम को वो धूमधाम से करते हैं, बढ़िया से। और ऐसा नहीं कि शहर के सब बच्चों की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी कई माता पिता बड़े अवेयर हैं इस चीज़ के लिए। वो भी बच्चों को कहते हैं कि बेटा 1 घंटे का आपका ये रूटीन है, इसको 4 बजे से 5 बजे तक आपको खेलना भी है, ऐसा बना के रखते हैं ना। पहली बात तो बच्चों को उस चीज़ से अलग कीजिए। 4 बजे उठना है, 4:05 पे आपको फ्रेश होना है, 4:06 पे आपको ब्रश करना है, 4 बज के इतने मिनट पे आपको ये करना है। हर मिनट सेट कर रखा है आपने उनका रूटीन का। कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाना चाहते हैं बच्चों को, आप विचार कीजिए। कम से कम ये बचपन जो मिला है ये खुल के जीने के लिए है। हाँ, उसमें आपको करियर के लिए भी एक उनको आधारशिला बनानी है, बिल्कुल बनानी चाहिए, उनके लिए बेस तैयार करना बिल्कुल करना है। लेकिन जो बचपन आपका मर गया था, क्यों इनका करना चाहते हैं खराब? खुल के जीना होता है बच्चों को, खूब खुल के खेलने दीजिए। अभी बच्चा 3 साल का हुआ नहीं, बोलना सीखा है, नर्सरी में एडमिशन तुरंत, कहीं बच्चा पीछे ना रह जाए दौड़ में। ये बीमारी है हम लोगों के भीतर। अगर कोई बच्चा घर में खेले कूदे, कुछ बच्चों की तो ये आदत होती है, प्रकृति होती है, वो शैतानियाँ करते ही करते हैं, तोड़ फोड़ खेल कूद होता ही है, उनका स्वभाव है। जैसे हमारे घर में भी एक बच्चा है, खूब तोड़ फोड़ करता है। अब लगेंगे डांटने कई बार बड़े लोग, क्योंकि बड़े लोगों का मामला अलग होता है। उनके जो हार्मोन्स हैं वो उस आयु तक जाते जाते इस रूप में हो जाते हैं कि अब वो व्यक्ति को वो सक्रियता पसंद नहीं होती। ये सब हार्मोन्स का मामला ज़्यादा है। बच्चों के भीतर वो हार्मोन ज़्यादा सक्रिय हैं, इसलिए बच्चों के भीतर आप ज़्यादा देखेंगे कि उछल कूद बहुत रहती है, पूरा दिन खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे। अभी खेल के हटे हैं, थोड़ा सा बैठे फिर खेलने निकल जाएंगे, घर में कुछ ना कुछ उठा के कुछ भी मिल जाए खेलते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर खेलते रहेंगे। और बड़े लोगों का क्या होता है, थके थके रहते हैं। तो अपने हिसाब से मत चलाइए बच्चों को। शांत क्यों नहीं बैठता है तू? तुझ पे शांत नहीं बैठा जाता, आराम से पढ़ा नहीं जाता, जब देखो जब तब खेलता रहेगा। पढ़ाई का भी सेटअप बनाना है, बिल्कुल बनाना है, लेकिन खेलने दीजिए, खुल के जीने तो दीजिए उसे। ऐसा बनाना है बच्चों को। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इनमें से यदि कुछ भी फॉलो कर पाए, आप इनमें से कुछ पर भी काम कर पाए, चाहे वो डिफेंस मैकेनिज्म की बात है, चाहे वो बच्चों को सहज करने की बात है, चाहे बच्चों को फेलियर या रिजेक्शन के लिए तैयार करने की बात है, चाहे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार करने की बात है, चाहे बच्चों को ये बताने की बात है कि हजारों ऑप्शन है जीवन में, यही अंतिम रास्ता नहीं है कि आप मर जाएं, आप केवल मृत्यु का वर्ण कर लें, आप आत्महत्या कर लें, ये अंतिम रास्ता नहीं है। जीवन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो फिर आप देखेंगे कम से कम आपका बच्चा तो आपके पास रहेगा ना, सुरक्षित रहेगा। यदि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाए, और कल को हमारा बच्चा हमसे बड़ा होकर ये कह दे कि पिताजी आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया, जब मैं बिल्कुल टूट गया था, जब मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जब मेरे पास कुछ बचा नहीं था, तब आप ही मेरे साथ खड़े थे, माँ तब आप मेरे साथ खड़ी थी, या भैया तब आप मेरे साथ खड़े थे जब सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे। तो आप क्यों फिर उनके दुश्मन बनते हैं? आज कितने ही मेरी आयु के 24, 25, 27, 28 वर्ष की आयु के कितने लोग ऐसे मिलेंगे, कितने युवा ऐसे मिलेंगे जो अपने माता पिता को कोसते हैं, गालियां देते हैं, नफरत करते हैं उनसे कि यार इन्होंने जीवन तबाह कर दिया मेरा, मेरे स्वधर्म के विरुद्ध मुझसे काम करवाया, जो मैं नहीं करना चाहता था वो मुझसे करवाया गया। नफरत करते हैं अपने पेरेंट्स से, ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे नफरत करने वाले। क्यों? क्योंकि हमने मजबूर किया नफरत करने के लिए। तो अब बात केवल माता पिता की भी नहीं है। यदि हमारी कक्षा में जैसे सत्यम जी हैं, सत्यम जी पढ़ाई करते हैं और इस समय 12वीं कक्षा में वो आए हैं, तो सत्यम जी ये बात आपके लिए भी है। सारा का सारा दोष माता पिता के ऊपर या टीचर्स के ऊपर नहीं थोपना, जिम्मेदारियां आपकी भी बनती हैं। सत्यम जी की बात नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। तो कल को यदि जीवन में कोई ऐसा आपके जीवन में अवसर आए जब आप परेशान हो, दुखी हो, फेलियर की बात आए, रिजल्ट आ रहा हो, अरे सामान्य रहना है,
अपने आपके माता पिता कहेंगे, माता पिता की बिल्कुल जिम्मेदारियां बनती हैं। भाई माता पिता के सपने होते हैं, सबके होते हैं, उनकी भी बच्चों से अपेक्षाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो आप उनकी भी अपेक्षाओं का सम्मान कीजिए। ये नहीं कि अब माता पिता को ही जाके सुनाने लगे आप ही की वजह से हुआ सब कुछ, ऐसा भी नहीं करना है। माता पिता की भी के ऊपर भी एक समाज का दबाव है, ये बात ध्यान से सुनेंगे आप। सत्यम जी जैसे जो लोग हैं, जो भी 14 15 16 साल के हैं, भाई माता पिता के ऊपर समाज का दबाव है, सोसाइटी का एक प्रेशर है, रिश्तेदारों का एक प्रेशर है, वो भी क्या करें बेचारे। तो इसमें माता पिता ही दोषी नहीं है। अब उनके ऊपर ये दबाव है जी, बेटा क्या कर रहा है आपका, ये भी तो दबाव रहता है ना। कहीं किसी शादी में गए, चारों ओर से रिश्तेदार आके घेर लेंगे, हाँ जी आईआईटी हुआ उसका, नहीं हुआ, हाँ जी क्या हुआ आपके बच्चे का, तब तो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, कहाँ रहा उसका। तो ये प्रेशर भी तो है माता पिता के ऊपर, ये भी समझना है थोड़ा सा। तो माता पिता से आराम से बात करनी है कि पिताजी लोग क्या कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जो आप चाहते हैं पूरी ताकत लगाऊंगा उसके लिए, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो आप मुझ प्रेशर मत बनाइएगा प्लीज़, मैं कुछ ना कुछ जीवन में बेहतर कर ही लूँगा। ये अपने पिता को विश्वास दिलाना है, अपनी माँ को विश्वास दिलाना है। मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊँगा पिताजी, विश्वास दिलाता हूँ मैं। आप ये भी सोचिए, ये भी विचार कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए। जिम्मेदारी माता पिता की ही नहीं है, टीचर्स की ही नहीं है, आपकी स्वयं की भी बनती है। आप भी माता पिता से जाके बात कीजिए, और माता पिता भी बच्चों को इस रूप में सहज करें कि कोई बात नहीं बेटा, जीवन में गलत काम मत करना और कभी गलत रास्ते पर मत जाना, जीवन में कभी आत्महत्या जैसी बात भी मत सोचना। कुछ भी ना हो जीवन में, फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, नंबर कम आए, आके बता देना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जिस दिन पिता ये कहना सीख जाएंगे ना अपने बच्चों से, माताएं ये कहना सीख जाएंगी, चाचा ताऊ लोग ये कहना सीख जाएंगे, मामा या फूफा टाइप के लोग जो भी हैं, जिस भी रूप में हो, अगर हम बच्चों को जिस दिन इतना सहज कर पाए, मैं कहता हूँ लिख के ले लीजिए, समाज में ऐसी दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी। या जब वो आगे कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाने के बाद में उन्हें रिजेक्शन मिलता है, फेलियर मिलते हैं, और जब जाके वो गलत कदम उठाते हैं, कभी नहीं उठा सकते, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो मेरी ओर से तो बातें पूरी होती हैं, और आपसे सभी से निवेदन है कि यदि आप भी इस पर काम करना चाहें तो फिर आप निश्चित रूप से कीजिए। निश्चित रूप से समाज में एक बड़ा बदलाव ला पाने में हम कुछ तो कामयाब होंगे, भले कोई बहुत बड़े बदलाव ना आए, लेकिन जिस भी लेवल पे हम काम कर सकते हैं हम करेंगे। यदि किसी को कुछ बात कहनी है तो आप बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जी सौरभ जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। बस मैं यही कह रहा था ना, अभी आपने जिन जिन घटनाओं को या जिन जिन बिंदुओं के काम करने के लिए बताया ना, मैंने अपने स्वयं के ऊपर इन इन चीजों पे काम करके मैं यहाँ तक आया हूँ। और अभी जस्ट अभी रिजल्ट आए हुए शायद 2 4 दिन ही हुए हैं। मैं अपने घर के जस्ट पीछे की ही घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब लाइव देखी हुई घटना, ये बिल्कुल पास से। लड़की की लड़की थी और उसकी उम्र थी, क्योंकि जातिगत गणना तो मैं वैसे करता भी नहीं, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं, फिर भी वो यादव थी और उनके अंक आए थे कोई 91% के आसपास लगभग, और वो चाह रही थी कम से कम 95 96%, और उनका आया नहीं। उन्होंने बस इतना ही बोला अपने माँ से कि मेरा 5% नंबर कम आया, और अगले दिन ही सुनने को आया कि फांसी लगा ली, मर गई। ऐसा ही हुआ उनके साथ, मर गई 91% आने के बाद भी। और मैं अपना स्वयं का बता रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स गणित जो सब्जेक्ट होता है ना, मैं उसमें हाई स्कूल में सिर्फ 3 नंबर पाया हूँ, सिर्फ 3 नंबर। उसके बाद भी मेरी आज की डेट में मैं जिस तरीके का व्यापार करता हूँ, मेरा गणित मेरे हिसाब से बहुत तेज है, मैं मानता हूँ ऐसा। दुनिया क्या कहती है वो बाहर में जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना लोग, रिजल्ट या अंक मार्कशीट देखते हैं ना, अंक देखेंगे तो मेरी मैथमेटिक्स में सिर्फ 3 नंबर आई है, सिर्फ 3 नंबर। और मैं आज कम से कम पिछले 12 साल से, मैंने अपने बचपन तो कभी जिया ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, मैंने बचपन कभी जिया ही नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से ही कढ़ैये हंसुए ये सब चीजें थमा दी गई। मैं एक व्यापारी के घर पैदा हुआ, तो वो सब मीठा की दुकान, उन्हीं सब चीजों में मैं पैदा रहा और वही सब करता भी रहा। फिर मैंने अपने स्वधर्म को समझा, आपकी कक्षा से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैं इस लाइन में आया, फिर मैं आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया, फिर और भी कुछ शास्त्र वगैरह और आर्य समाज का भी कुछ चीजें मिली, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं
इतना तो है कि अपने जीवन से जितना मुझे जीवन में चाहिए उससे ज्यादा पा लिया हूँ, और परमात्मा की कृपा से अच्छे खासे व्यापार भी चला लेता हूँ, और कुछ साइड से भी पैसे ले लेता हूँ, कहीं से इधर उधर से कमा लेता हूँ। तो अभी चल रहा है ऐसा ही। बस बताने का मुख्य मकसद यही है कि सिर्फ आज के डेट में ना प्रेशराइज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इतना कंपटीशन, और अपने खुद के बच्चों से खुद के कंपटीशन करा रहे हैं वो। और माता पिता चाहते भी ऐसा ही है कि मतलब हम जो जो हम ना कर पाए वो हमारे बच्चे करें, क्योंकि मैं भी इसका शिकार रहा, बहुत दिन तक शिकार रहा, लेकिन मैं उन सब चीजों से लड़के यहाँ तक आया हूँ। और मैंने ये भी नहीं किया कि मैंने अपने माँ बाप से झगड़े किए या मार किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको गालियां दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने ये सब चीजें बड़ी सावधानी से और बड़े सहजता से, बड़े अच्छे से सारी चीजों को अपने माँ बाप को समझाते हुए ये सब कार्य किए हैं, ताकि मतलब आज मेरे पास ये भी है, मेरे माँ बाप भी नाराज नहीं होते, और मैं कभी इन सब चीजों में फंसता भी नहीं। और मेरे साथ आज मैं अपने चित्त प्रसादन की बातें जो आप बताते हैं ना, उनको लेकर के ना मैं अपने जीवन में ये तो कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। जो व्यक्ति मतलब चाहे तो भी उसको शायद कई लोग नहीं मिल पाती, लेकिन मैं अब अपने इस जीवन से बहुत खुश हूँ। पहले मुझे भी रहती थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे जीवन नहीं दिया, मुझे सही से जीने का तरीका भी नहीं सिखाया, सही से जीने भी नहीं दिया, बचपन से ही काम 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 बस काम में ही लगा के रखा। लेकिन पहले ऐसा मेरे पास भी थे, जब मैं आर्य समाज से नहीं जुड़ा हुआ था, मेरे पास ऐसे कोई सिद्धांत नहीं थे मेरे पास, तो मैं भी अपने माँ बाप को कोसता था कि इन्होंने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने जब उन सब चीजों को एक लिस्ट बनाई ना, फिर मुझे चला कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और इतना किया है जितना शायद मैं उनका, अगर मैं अब से उनका अगर उतना अदा वापस करना शुरू करूँ ना, तो शायद मुझे बुढ़ापे तक उनके वापस मैं नहीं कर सकता। ये चीजें मिली मुझे, बहुत कुछ मैंने बनाया। मैंने एक अपनी डायरी भी बना रखी है, लेकिन मैं उसको जल्दी किसी को ना तो दिखाता हूँ ना तो कभी पढ़ाता हूँ, मैं उसको अपने पास ही रखता हूँ। बस, सादर नमस्ते। जी सौरभ जी, बहुत सुंदर, शोभनम। सबसे अच्छी बात है आप अपने जीवन में स्वधर्म को पहचान पाए कि मूल रूप से आप बने किसके लिए हैं, आपके भीतर की मूल प्रतिभा क्या है, आपकी आत्मा क्या कहती है, अंतरात्मा में क्या आवाज़ आती है, करना क्या चाहते हैं, किस में बेहतर कर सकते हैं, या किस चीज़ को करके आप खुश रहते हैं। ये है स्वधर्म, आपने पहचाना और धूमधाम से अपना जीवन जी रहे हैं। कम से कम आप जीवन में कभी गलत नहीं करेंगे किसी के साथ, ये तय है, निश्चित है, क्योंकि आप आर्य समाज को इसका श्रेय देते हैं। आर्य समाज की कृपा से ऐसा हुआ और निश्चित रूप से ऐसा होता ही है। बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। जी शोभा माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी नमस्ते, मैं ऋषि बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना जीवन का दर्पण जो है ना, वो ये है कि असफलता ही सफलता की जड़ है। जब हम असफल होते हैं, उसके बाद सफलता मिलती, तो हमें वो खुशी मिलती है जिसका कोई इनाम से कम नहीं, और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए असफलता से डरे नहीं, और सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा इतराए नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि परमात्मा जो हमें जन्म दिया है, और सब पहले से परमात्मा के द्वारा दिया हुआ इतना है कि उसको हम अपनाएं और गलत रास्ते पर न जाए, तो कभी कमी होगी नहीं। और ऐसा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। पूरे जीवन में मैं कभी फेल नहीं होता था, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम जो है सो फेल पास की नहीं होती। जैसे अब पूरे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो कंपटीशन होते हैं, वो जो है सो उसमें बहुत तरह तरह के बच्चे बैठते हैं। अब उसमें जो है सो हमारा नंबर ना आना, उस लिस्ट में ना आना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सब साधारण सी बात है। तो मुझे भी एक बार 1981 में जब मैं कंपटीशन में बैठा था, तो मैं कुछ नंबरों से कंपटीशन कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो मुझे दुख थोड़ा सा हुआ था। लेकिन फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, फिर तैयारी करते हैं, और फिर मैंने कंपटीशन क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद मैं सोचा नंबर कम आना ज्यादा आना, हमें भी वैसे बोर्ड के एग्जाम में कम ही नंबर आए थे, लेकिन मुझे किसी सब्जेक्ट में डाउट नहीं था कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, मुझे सब कुछ आता था। नंबर कम आए कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन में क्लियर किया। जो कंपटीशन कोई बीएससी करके ग्रेजुएट करके नहीं कर पाते थे, मैं जो है सो वैसे कर लिया। तो ये सब चीजें जो है आदमी की अंतर
आत्मा से इतना मजबूत होना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर वो सब कुछ देते हैं, उनको सब पता है कि मुझे क्या चाहिए, और इतना दे देते हैं कि अगर आप उसको सही रास्ते से इस्तेमाल करें तो कभी कमी नहीं होगी। और हमें तो ईश्वर ने भेजा दूसरों को कुछ देने के लिए, हमें दूसरों से कुछ लेने के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि अपने आप पर भरोसा रखें और अपने परमात्मा पर भरोसा रखें, काम करते रहें। सफलता तो एक दिन मिलेगी ही मिलेगी, और जितना मिले उतना ही से खुश होना सीखें। और अगर कुछ ना मिल पाए तो आगे जो है सो दूसरों को बताएं कि भाई ऐसे चलो, आपको ऐसे आगे मिलेंगे, और मिलते ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए मैं तो इसी सिद्धांत को मानता हूँ, और चूंकि आर्य समाज ने मुझे सब कुछ दिया है तो इसलिए मुझे कोई वैसे दिक्कत होती नहीं है, और दिक्कत हो भी कैसे, ईश्वर ने तो सब कुछ दिया है। अब उससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, जितना चाहिए था उससे ज्यादा दिया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए इस बात को रखा हूँ। जी धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर, और बहुत धन्यवाद आपका ये अनुभव रखने के लिए और हम सबको एक नई प्रेरणा देने के लिए। ईश्वर की बात आपने की, मैं भी कर सकता था ईश्वर की बात, पर सबको जचती नहीं है उतनी। नहीं तो अपने शास्त्रों में तो इतना कुछ है कि यदि एक बार उस सिलेबस से गुजर जाए ना, बहुत सिलेबस हमने पढ़े हैं बचपन से अब तक, बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस हमने कंप्लीट किए हैं, लेकिन एक बार अपने आर्ष साहित्य नाम का जो सिलेबस है ना, अगर एक बार उसमें से निकल जाएं तो इन सब समस्याओं से जूझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, इतना कुछ मिला है, हजारों रास्ते हैं, तो किसी को भी चुना जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा श्रीमान जी, रामसूरत गुप्ता जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी आचार्य जी, ओम नमस्ते। नमस्ते जी। जी आचार्य जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब से आप सबसे जुड़ा और आर्य समाज से जुड़ा, मैं अपने आप स्वयं से जुड़ गया हूँ। नहीं तो मैं भी ऐसे ही स्थिति में था, भटका हुआ था। लोग कहते थे ये पागल है, ऐसा है, कुछ नहीं करता, इसको कुछ पता नहीं, कुछ कर नहीं सकता, है ना। और मैं बाहर कभी गांव से जाता था ना निकल के कमाने के लिए, तो वहां से भी रो करके घर पे आता था, माँ की याद आती थी बस। मगर जब स्वयं से जुड़ गया ना, अभी बस सब कुछ ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं है अभी। बस अपने कर्म करो, अपने कर्तव्य करो, निस्वार्थ भाव से सबका सहयोग करो सबके साथ। और आप लोगों की कृपा से आप लोग के उसमें अभी पैसे भी ऐसे, मतलब कि हम बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलता है, कम भी नहीं कमाते और अच्छा भी काम करते हैं, और लोगों में योग का टीचर भी बन गए, और अभी लोगों में सम्मान आरएसएस में भी ज्वाइंट हो गए। ये अपने आप से स्वयं से जोड़ दिया ना, जैसे आप आर्य समाज में, तो जैसे समाज से हम सबसे जुड़ते जा रहे हैं। नहीं तो ना किसी से बोलना, ना किसी से चलना। अभी भी मन में भय आता है बोलने में, अंदर बहुत कुछ रहता है, मगर ऐसा लगता है कि जैसे क्या बोलूं, कैसे बोलूं, अंदर आता है, मगर फिर भी बोलने की इच्छा होती है। बोल भी सकता हूँ, बोलता भी हूँ, मगर पहले तो एकदम पूरा डरा डरा, एकदम कुछ भी नहीं, किसी से नहीं बातें, है ना, समाज में ऐसा। मगर अभी धीरे धीरे इतना बदलाव आ गया कि बहुत बदलाव अपने जीवन में, मैं स्वयं से अपने आप से जुड़ गया। अभी मैं आपका बताया हुआ संध्या तो मैं करता हूँ डेली, सुबह एक ही टाइम हो पाता है मगर करता हूँ। और ऐसे आप सब आचार्यों का मैं सुनता रहता हूँ, बहुत जीवन में प्रेरणा आई। आज समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि ऐसे सभी लोग को जोड़ना ही चाहिए, और समाज को एक आचार्य जी थे, बोल रहे थे, सब बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं ना, विरोध करते हैं, कार्य समाज लोग सिर्फ यही इतना ही है कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मैं तो अपनी बनाई हुई मूर्ति का विरोध करता हूँ और ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति का पूजा करता हूँ। तो ये सत्य बात है। आप सभी ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति का बहुत पूजा करते हैं और बहुत सारा ज्ञान देते हैं निस्वार्थ भाव से। सच में जीवन बदलते हैं सभी का। तो यही सच्ची पूजा यही है। बाकी मूर्ति, अपनी बनाई मूर्ति को पूज करके मतलब क्या होता, कुछ नहीं होता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शोभनम। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई इन्होंने, एक कि जब से स्वयं से जुड़े फिर लोग अपने आप जुड़ते चले गए। अब धर्म का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कमाते हैं और लोगों को संतुष्ट भी कर पाते हैं जो काम कर रहे हैं योग के माध्यम से।
तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं श्रीमान जी, ऐसे ही बढ़ते रहिए। और देखिए कितना अच्छे से बोल पाते हैं। आप कह रहे थे कि बोलने में संकोच होता है, बहुत धूमधाम से बोलते हैं, बढ़िया से। ऐसे ही बढ़ते रहिए। सौरभ जी कुछ कह रहे हैं आप फिर से? आचार्य बस मैं यही बोल रहा था, अभी शोभा माता जी के आईडी से जो श्रीमान जी जुड़े थे, अभी उन्होंने बताया ना कि क्योंकि अपनी जो चीजें होती है ना, जैसे मैं अगर किसी एक चीज को काम, किसी भी कार्य को करने जा रहा था, अगर मैं असफल हुआ, अगर उन कार्यों को मैं दूसरे व्यक्ति को अपनी बताई, अपनी गलतियों को अगर वो उसमें जाना चाहता है, तो मैं अगर उस व्यक्ति को अपनी गलतियों के माध्यम से अगर उसको भी कुछ बता पाए, अगर वो व्यक्ति हमारी बताए हुए या अपने भी कुछ जो भी उसने अपने तरीके से किया हो, उस माध्यम से भी अगर वो सफल हो जाता है ना, तो जीवन में एक अलग ही आनंद आता है, जिसको व्यक्ति को शब्दों में बता पाना या चेहरे की खुशी की तरीके से झलका पाना बड़ी मुश्किल की काम है। और वो मैंने देखा है बहुत करीब से, मैंने इतने करीब से देखा है ना, क्योंकि लोगों को मैंने बता पाया। और मैं लोगों को चेहरे की जो हंसी होती है, कई कई लोग तो रोते भी हैं, लेकिन फिर भी वो रोते हैं, उनमें भी मुझे उसके बाद भी मुझे खुशी होती है कि चलो मतलब कुछ मान लिया तो आज सफल है। मैं अपनी बड़ी माता जी की बात बता रहा हूँ अभी जल्द 2 दिन पहले की, मुझे पता नहीं था कि क्योंकि मेरी बड़ी माता जी दूसरे घर रहती हैं, क्योंकि मेरे पास 2 घर है, तो एक वो दूसरे वाले घर पे रहती है, तो उनकी अभी वो चलने में असमर्थ थी लगभग 4-5 दिन से, क्योंकि मैं 9 तारीख को दिल्ली से वापस आया, तो मुझे पता नहीं था कि माता जी की ये हाल है। मुझे कहीं से पता लगा तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको कुछ थोड़ा बहुत भी चिकित्सा किया, बस एक्यूप्रेशर, और कुछ भी नहीं किया, कोई भी अलग से कोई ट्रीटमेंट ना दिया, ना तो दवा खिलाया, ना तो कोई टेबलेट दी, ना तो कोई चूरन खिलाया, ना तो कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक्यूप्रेशर किया। आज स्थिति वो है, बस कल किया था, आज स्थिति ये है कि अपने आप से सीढ़ी से चढ़ते छत पे गई थी, और वो रो रही थी, बोल रही थी कि यार जब तू इतना कर सकता है तो पहले क्यों नहीं आया मेरे पास। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था, आपने कभी बुलाया ही नहीं मुझे। और उन्होंने पता है उनका कहना क्या था कि तोरे हाथे ये थोड़ी ठेठ बात हो जाती है अपनी, तोरे हाथे जस लिखल है। हम कहे ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ सब चीजें सादी है मेरे पास, बिल्कुल मुफ्त में। ये पूरी बात बोलिए। तोहरा आते तोहरा हाथे जस हो। पिताजी वो बोलते हैं ना जस, अरे आचार्य जी वो जस जस, तोरे हाथे ही जस लिखल है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है। है कि इसका मतलब क्या है जी? तुम्हारे हाथ में ही बता यश दीजिए था सर। कि जो तुम मुझे ठीक किए हो। अरे जी, आपकी आवाज कट रही है आर्य जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी साफ? अभी ठीक है। अच्छा जी, सौरभ जी के जीवन को देख के ये तो लगता है कि अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, कि जीवन का अंतिम उद्देश्य तो खुश रहना है। बाकी तो कितना जीवन में कमाया, क्या रहा, कितनी उपलब्धियां हासिल की, कितनी सफलताएं मिली, कितनी विफलताएं मिली, लेकिन अंततः व्यक्ति खुश रहा कि नहीं रहा, ये सबसे मुख्य है। और जैसे सौरभ जी हैं, ये कक्षा के बहुत सारे लोग हैं, मैं तो ज़्यादातर को वो ही मानता हूँ, खुश रहते हैं अपने आप में। जो पहले जीवन में थोड़ा सा कुंठाएं थी, व्यग्रताएं थी, या जो ऐसी चीज़ें थी कि भाई ये समस्या, वो समस्या, घर की समस्या, इससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, वो सब चीज़ें थी, तो कम से कम हम अपने ऊपर काम कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हम थोड़ा सहज कर पाएंगे। बहुत सुंदर जी। श्रीमान जी आप भी कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी आचार्य जी, धन्यवाद आपने समय दिया। आचार्य जी, इसमें पेरेंट्स को भी कुछ सीखने की जरूरत है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे पे इतना प्रेशर तो जरूर रखे कि उसके आपकी भी आवाज कट रही है। मेरा ही। हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों के।
जी यानी कंसेप्ट क्लियर होने से, या पिछला कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, अगली क्लास में पहुंचा दिया जाए तो वो बच्चा फिर दब जाता है, और उनके एम्बिशन में और उसमें दोनों में गैप आता है। उसका मोटिव कुछ और है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता बच्चा, चाहे उसके नंबर का हो या कंपटीशन का हो, इसलिए वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होते रहे, और बच्चा के जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो वो आगे पढ़ेगा भी, और जो टॉप 10 बच्चे होते हैं कौन सा कर उनको दिक्कत नहीं आती, और ना कंपटीशन में दिक्कत आती, जो जितना पढ़ श्रीमान जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ जी, नेटवर्क नहीं रहते ना इनकी ओर। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर आज की कक्षा को विराम दिया जाए। सागर भाई बताइए। जी, एक बार पूछ लो किसी को कुछ कहना हो, और एक सूचना और दे दीजिएगा कि कक्षा की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, और नंबर अपने अपने डाल दीजिए जिन्हें कक्षा के यानी कि जो रिकॉर्ड है अन्य लोगों तक, अन्य समूह तक या विद्यालय विद्यार्थियों तक पहुंचानी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर लिख के डाल रहा हूँ और आप भी अन्य अपना नंबर लिख के डाल दें, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समाज सेवा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति होगी। जी जी और जी भाई, आप ही यहाँ से डाल जो दीजिए। जी, यहाँ से हम जो सीखे हैं तो कृपया करके आप लोग उसे अपने तक सीमित ना रखें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आलम्बन मिलता है, जैसे जैसे मौका मिलता है, तो अपनी बातों को समाज में रखना सीखिए। नमस्ते। जी बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा बता दिया। अब यदि किसी को वो चीज़ें समझानी होंगी किसी को तो समझा सकते हैं, नहीं तो फिर वो वीडियो भी भेज सकते हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध होगी वो। आचार्य जी वो चीजें ना इतनी आसानी से समझते भी नहीं है लोग, कितना भी समझा लो, मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है, समझा के भी देखा है। हाँ, मैं तो पहले भी कह रहा था कि 1-2 दिन का मामला होता भी नहीं है, इस पर काम करना होता है। और या आचार्य जी या तो मेरी भी गलती हो सकती है कि मैं उनको ठीक से समझा भी नहीं पा रहा, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी होता है कई बार। जैसे ये एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बार एक सपेरा था, वो किसी सांप के सामने बीन घुमा रहा था। तो अब खूब बीन वो बजा रहा था, खूब बढ़िया से प्रयास किया उसने बजाने का कि नाचे नाचे नाचे, लेकिन सांप था कि नाच ही नहीं रहा था। तो सांप नहीं नाच रहा है, कई सारे कारण होते हैं इसमें। हो सकता है बीन बजानी ना आती हो सपेरे को, हो सकता है बीन में कोई समस्या हो सकता है सांप बहरा हो। ये 3 कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से। तो जब हम किसी को समाज में कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, हो सकता है हमारे समझाने की शैली में कोई दोष हो, कोई खोट हो, कमी हो, न्यूनता हो, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है सामने वाला, सुनने वाला बहरा हो। बहरा होने का मतलब वो सुनना ना चाहता हो, या वो इस रूप में हो कि अबे तू क्या समझाएगा हमें, हम तो पहले से समझदार हैं। है ना, ये भी होता है। या फिर हो सकता है हमारी बीन में कमी हो। बीन में कमी होने का मतलब जो, ये क्या हुआ, आवाज मेरी आ रही है बताइए। जी जी जी। हाँ जी, बीन में कमी होने का मतलब हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, या हमारी जो किसी चीज़ को प्रेजेंट करने की जो शैली है वो ठीक है या नहीं है। तो 3 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तो लोग सुनते हैं। सांप नाचता है बिल्कुल। बीन बजाने वाला सपेरा मजबूत होना चाहिए, बीन बजानी आनी चाहिए, बीन शानदार होनी चाहिए। घटिया बीन से सपेरे सांप नहीं नाचते। बीन की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, यानी हमारे पास कंटेंट, हमारे पास उसको प्रेजेंट करने की शैली वो बढ़िया होनी चाहिए। और सांप भी बढ़िया होना चाहिए। सांप ही अड़ियल है, नचा के तो दिखा, नाचेंगे हम, ऐसा होता है ना सांप भी कि अरे तू क्या समझाएगा हमें, हम पहले से समझदार हैं। हम आज की इस इंटरनेट की दुनिया में हमारे पास लाखों इन्फॉर्मेशन है, तुम क्या नई इन्फॉर्मेशन दोगे। तो आपको लोगों को जोड़ना, संभालना, उनको इंटरेस्ट पैदा करना भी सिखाना होगा। ऐसे सांपों को नचाया जाता है। भैया जी एक बहुत अच्छी मेरे को मन में विचार आया है, और हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। मैं तो ऐसे प्राय संघ की ओर से जुड़ा हुआ हूँ, कार्यरत हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। और ऐसे आर्य समाज भी कार्य कर रहा है, गायत्री परिवार भी कार्य कर रहा है। फिर एक हमारी सागर कंवर माता जी जुड़ी हुई है, कुंवर माता जी,
वो भी कोई संकल्प क्रांति विचारधारा से जुड़ी हुई है, तो वो कार्य कर रही है। इससे बहुत जन है, कोई ना कोई संगठन या समाज से जुड़े भी होंगे या नहीं भी जुड़े हो, तो उन सभी के लिए एक छोटी सी सूचना देनी है। अभी जैसे कि हम लोग तो कुटुंब प्रबोधन के कार्यक्रम में है, तो दिसंबर महीने में गीता सप्ताह के अंदर सभी विद्यालयों में जा जाकर गीता से संबंधित बातें करते हैं। तो वैसे ही आप लोग आपके आसपास के नगर के विद्यालय है, वहां पर जाइए। संस्कारों संबंधित तो बातें करनी है, मगर ये जो एग्जाम फियर है, रिजल्ट फियर है, जो परिणाम से लेकर जो दुर्घटनाएं घट रही समाज में, या बच्चे जो डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो आप लोग एक छोटी सी मीटिंग कर सकते हैं। 10-10, 5-5 रुपये बच्चों से, या तो खुद आपस में स्टाफ वाले मिलाकर एक छोटा सा चंदा जमा करके एक छोटा सा कार्यक्रम कर लो साल में 1-2 बार, या 2-4 विद्यालय घूम लो साल भर में, उसका फोटो वीडियो बना लो, पेपर में छपा दो। तो आप है ना समाज में एक ये जो बात है, हम इसको एक व्यापक रूप से पहुंचा सकते हैं। तो मैं तो संघ के ओर से कुछ ना कुछ करूंगा, तो मैं ये विषय को लेने का प्रयास करूंगा। तो आप ऐसे गायत्री परिवार भी बहुत अच्छा कार्य करता है संस्कारों को लेकर, आर्य समाज बहुत अच्छा कार्य करता है, संकल्प क्रांति परिवार है, बहुत सारे संगठन है, या फिर समाज के संगठन हो। तो आप लोग विद्यालयों में शिक्षकों से बात करके, कॉलेजों में जाकर शिक्षकों से बात करके कोई एक दिन निश्चित कर लीजिए, बिठा लीजिए बच्चों को, पेरेंट्स को बुला लीजिए, अगर आवश्यक लगे रखो बात। बहुत सारे केसेस समाज में, बेटियों को भी प्रेम विवाह में फंसाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। नमस्ते। जी सागर भाई, बहुत बढ़िया, आपने एक सुझाव दे दिया, इस पर भी काम किया जाएगा, चिंता मत कीजिए, करेंगे इस पर भी शुरुआत। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सब लोग जो भी कक्षा में अभी उपस्थित हैं, आप सब लोग कक्षा में जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला, अपने लिए निकाला, समाज के लिए निकाला, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। और जिन लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, जिन्होंने अपने विचार रखे, उनका भी धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद हमेशा की तरह परमात्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा ही की कृपा है जो हम सब लोग आपस में जुड़ पाते हैं, मिल पाते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर होते हैं। परमात्मा ऐसे ही हम सब लोगों को आगे बढ़ाते रहें, जिससे कि हम जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं, चाहे वो अभ्युदय संबंधी लक्ष्य हों, चाहे निःश्रेय संबंधी लक्ष्य हों, हम दोनों लक्ष्यों की निश्चित रूप से प्राप्ति कर पाएँ। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।